हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और आज हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक से शुरुआत करेंगे और बारी बारी से इसके सभी टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से करेंगे। आइए शुरुआत करें और यहाँ पे सबसे पहले इसके थ्योरी को हम लोग देखें। अगर हम बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी की, तो इस पूरे टॉपिक में जो है इसी तीनों में से कोई ना कोई निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। या तो टाइम निकालने के लिए बोलेगा, या स्पीड निकालने के लिए बोलेगा, या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम की, तो टाइम का मतलब होता है समय, और हम लोग यहाँ पे ना टाइम को दर्शा लेंगे टी से। शॉर्टकट में अगर टी लिखे तो आप समझ जाइएगा कि बात किसकी हो रही है, टाइम की हो रही है, समय की हो रही है। ठीक है। स्पीड को यहाँ पे हम लोग एस से दर्शा लेंगे। एस फॉर क्या होता है आपका, स्पीड, यानी कि चाल को हम लोग यहाँ पे एस से दर्शाएंगे। और अगर डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात करें तो इसको हम किससे दर्शा देंगे, इसको हम दर्शा देंगे डी से। अब जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस पूरे टॉपिक में इसी तीनों में से कोई दो दे करके तीसरा आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन में भाषा बदलेगा, क्वेश्चन में पैटर्न बदलेगा, लेकिन आपका क्या रहेगा, पूछा जाएगा इसी तीनों में से कुछ ना कुछ। ठीक है, जो हम लोग बारी बारी से टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है। वह क्या होता है कि अगर हम बात करें डिस्टेंस की यानी कि दूरी की, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यानी स्पीड बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड गुना टाइम। दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल गुने समय करेंगे। दूरी आपसे कब पूछा जाएगा, दूरी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में स्पीड दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, हम स्पीड में टाइम से गुना करेंगे, हमारा यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा। बहुत बेसिक फॉर्मूला है टाइम एंड डिस्टेंस का। अब चलिए, अब अगर हम बात करें इसमें कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में से आपका यहाँ पे स्पीड अगर पूछा जाए, तो स्पीड पूछा जाए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, डिस्टेंस और टाइम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि दूरी और बट्टा क्या, चाल। दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा समय, इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा आपका चाल। अगर आपसे चाल पूछा है, स्पीड पूछा है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या देगा, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस में किससे भाग करना है, टाइम से भाग करना है। यहीं से क्लियर हो जाता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम है, तो अगर स्पीड बराबर पूछा जाए तो टाइम इधर गुना में इधर आएगा, तो भाग में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बट्टा समय क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में जो है आपसे टाइम पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि आपके पास जो है डिस्टेंस भी होगा, स्पीड भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस अपॉन क्या कर लेंगे, स्पीड कर लेंगे। यानी समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, इसी बात को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। और यह सब चीज आपका यहाँ से बना है, इसी इक्वेशन से बाकी का दोनों आपका बन गया है। देख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर स्पीड अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, स्पीड हो जाएगा। यानी दूरी निकालने के लिए चाल और समय का गुना करना है। लेकिन अगर आपसे चाल पूछा जाए या समय पूछा जाए तो हम दूरी में क्या करते हैं, भाग करते हैं। दूरी में समय से भाग करने पर चाल, दूरी में यहाँ पे चाल से भाग करने पे क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। आगे चलिए, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखना होता है। जब हम इस टॉपिक के अंदर चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इसके यूनिट्स है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जहां भी आपको डिस्टेंस मिलेगा ना, वह डिस्टेंस आपका दो फॉर्म में मिलेगा। या तो वह किलोमीटर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपका मीटर के फॉर्म में हो सकता है। हम जरूरत के हिसाब से इसको किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे, मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे। यह जरूरत कब होगा, जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दूरी आपका दो फॉर्म में होगा, या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में। और अगर कभी किलोमीटर से मीटर में जाना पड़ जाए, देखिए किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, मीटर आपका छोटा यूनिट होता है। किलोमीटर हम लोग बड़ी बड़ी दूरी को मापने के लिए करते हैं, मीटर हम लोग छोटी छोटी दूरी, कपड़ा को मापने के लिए हम लोग मीटर का उपयोग करते हैं, छोटा चीज है। और जब डिस्टेंस मापना होता है दो जगहों का, है ना, दिल्ली से पटना का, इस तरीके से, तो हम लोग किलोमीटर का उपयोग करते हैं। तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है। तो किलोमीटर से मीटर में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। जब भी छोटे वैल्यू में जाना होता है ना तो गुना करते हैं। ठीक है, छोटे वैल्यू में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का अगर आप चेंज कराते हैं 10-10 रुपए में, तो ज्यादा संख्या में 10 का नोट मिलेगा ना। 100 रुपए को आप 5-5 रुपए के सिक्कों में चेंज कराते हैं तो ज्यादा संख्या आपको मिलेगा 5-5 का। तो जब भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर बराबर 2 गुना 1000 मीटर, 3 किलोमीटर बराबर 3 गुना 1000 मीटर। ठीक है, जब भी हम लोगों को किलोमीटर से मीटर में जाना होगा हम 1000 से गुना करेंगे।
ठीक इसका उल्टा, अगर मीटर से किलोमीटर में जाना होगा, अगर छोटका से बड़का में जाना है, बड़े यूनिट में जाना है, तो भाग करना पड़ेगा। जैसे 1 मीटर बराबर 1/1000, हम 1000 से भाग करेंगे तो किस में जाएंगे, किलोमीटर में जाएंगे। समझ पा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना, लेकिन मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से भाग। ठीक है, बहुत बेसिक सा बात है। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें टाइम का, तो टाइम जो है आपका कुल मिलाकर के यहाँ पे ज़्यादातर तो 2 फॉर्म में देता है, लेकिन कभी कभी जो है वह तीसरा फॉर्म भी दे देता है। कहने का मतलब है कि समय या तो मिलेगा आपको आवर के फॉर्म में, HR मतलब आवर घंटे के रूप में मिल सकता है, या फिर समय आपका जो है मिनट के रूप में रहेगा, या फिर आपका सेकेंड के रूप में रहेगा। ज़्यादातर चांसेस है कि आवर और सेकेंड के रूप में हो। अब अगर हम इसको बदलने की बात करें, अगर हम आपसे कहे कि क्या आप आवर से मिनट में जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल जा सकते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 से गुना करेंगे, आवर से मिनट में चले जाएंगे। 1 घंटा में गुना 60 मिनट, 2 घंटा में 2 गुना 60 मिनट, 3 घंटा में 3 गुना 60 मिनट। फिर से वही बात, छोटका में जाना है तो गुना करना पड़ेगा। अगर हम आपसे कहें कि भाई मिनट से सेकंड में जाना है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इसको, आवर से मिनट में जाने के लिए 60 से गुना, मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से गुना। और अगर हम आवर से डायरेक्ट पहुंच जाए किसमें, सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा, 60 यह वाला और फिर 60 यह वाला, यानी कि कुल मिलाकर के 3600 से गुना। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि 1 घंटा में कितना सेकंड, तो आप बोलोगे कि 3600। 2 घंटा में तो 2 गुना 3600, पहले 60 से गुना करेंगे तो मिनट में, और फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में, यानी 2 बार 60 से गुना करना पड़ा, मतलब 3600 से। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझते हैं ना, तो फिर चीज़ों को आपको जो है रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वह क्या होगा, वह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होता जाएगा, और जिस समय क्वेश्चन सोल्व करिएगा आपके दिमाग में है चीज़ें अपने आप चलने लग जाएगी। अब आगे चलिए, अब यहां से अगर हम आपसे पूछे कि भाई आवर से मिनट में जाने के लिए 60 से गुना कर रहे हैं, तो अगर मिनट से आवर में जाना होगा, बड़े यूनिट में अगर बदलना है छोटे यूनिट को, तो क्या करेंगे, भाग। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट बराबर, तो 1/60 आवर हो जाएगा। अगर हमें 30 मिनट को बदलना है आवर में, तो क्या करेंगे, हम 60 से भाग कर। क्लियर हो पा रहा है। उसी तरीके से मिनट में 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में पहुंचेंगे, और सेकंड में अगर कोई डाटा सेकंड के फॉर्म में, समय सेकंड के फॉर्म में दे रखा है, हम उसमें 60 से भाग करेंगे तो किस में चले जाएंगे, मिनट में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलिए, हमें केवल जो है इसी दोनों यूनिट को, यानी कि डिस्टेंस को और टाइम को ही नहीं आपका यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है, बल्कि स्पीड को भी। तो स्पीड आपको जो है यहाँ पे 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में मिलेगा, और दूसरा मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। तो अगर मान लीजिए कि कभी इसको चेंज करना पड़ जाए, ठीक है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, इसको बदलना है किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है, अभी हम आपको बताते हैं। तो अगर कभी स्पीड का जो यूनिट है वह किलोमीटर पर आवर में, स्पीड हमेशा इसी फॉर्म में देता है, किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब अगर बोला जाए कि 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी। 30 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब एक सेकेंड में 30 मीटर की दूरी। तो जब भी स्पीड आपको मिलेगा इसी फॉर्म में मिलेगा कि 1 घंटा में कितनी दूरी तय करता है वही आपका स्पीड होता है, या 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा वही उसका स्पीड होता है। तो हमेशा स्पीड आपको इस फॉर्म में मिलेगा, या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो आप 5/18 से गुना इसमें कर लेते हैं, तो स्पीड आपका बदल के किस में चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चला जाएगा। और अगर क्वेश्चन में स्पीड कभी मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, और आपको आवश्यकता है इसको किलोमीटर पर आवर में गुना, किलोमीटर पर आवर में ले जाने का, तो इसके उल्टा से, यानी 18/5 से गुना कर लीजिए, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा। यानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से स्पीड के यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करिएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, और मीटर पर सेकेंड में है 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, पहले उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि 5/18 से ही गुना क्यों करते हैं। जैसे गौर से देखिएगा, अगर हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर पर आवर, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब अगर हम इसको बदले, किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, तो आप बताइए कि 1 किलोमीटर, सीधे किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो हम यहाँ 1000 मीटर लिख सकते हैं, किसके बदले में, किलोमीटर के बदले में। आप बोलोगे लिख सकते हैं। और नीचे आवर है, तो आवर के लिए कितना सेकेंड लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड, तो यहाँ पे 3600 हम सेकेंड लिख दिए। अब इसको सोल्व करिए, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको काटते हैं तो 00 से 00 कटेगा, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5, 2 से काटोगे 18। नंबर को आप पहले एक साथ लिख लीजिए, 5 नीचे में क्या है 18,
और आपका जो यह दिख रहा है यूनिट, इसको अलग से लिखिए। तो मीटर ऊपर में है, नीचे में सेकेंड है, तो ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब 2 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर हम आपसे कहें कि 3 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करिए, तो 3 × 5/18। 4 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करिए, तो 4 × 5/18। 10 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करिए, तो 10 × 5/18 हो जाएगा। यानी किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करने पर यह आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? मीटर पर सेकेंड में। इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 5/18 है ना, तो आप इसको लिखिए 5 इधर, और बट्टा का मतलब क्या होता है? अनुपात। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा यह मिलेगा कि अगर आपका जो मीटर पर सेकेंड वाला है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड वाला है 5 के गुणज में है, तो किलोमीटर पर आवर वाला जो होगा वो आपका 18 के गुना में होगा। ठीक है, दोनों का क्या रेशियो हो गया? 5/18 का। 5/18 मतलब 5 और 18 का रेशियो बना। तो अगर मीटर पर सेकेंड वाला 5 के अनुपात में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब किलोमीटर पर आवर वाला 8 के। जैसे अगर हम आपसे कहे यहाँ पे क्या बताइए कि 5 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब, तो आप बोलोगे कि सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम आपसे कहें कि 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब, तो आप बोलोगे सर 18 दूना 36। यह 5 के गुणज में आगे बढ़ेगा, तो यह 18 के गुणज में। अगर हम आपसे कहें 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप बोलोगे सर 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम आपसे कहें 5 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलोगे ना। उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप बोलोगे 18 चौके 72। समझ पा रहे हो? तो अगर हमारे पास जो है डाटा इस तरीके से कभी दे रखा हो कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में क्या उसका वैल्यू होगा, तो सीधे कह सकते हैं 18। 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब 36 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर 15 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी 54 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर 72 होता, तो यहाँ पे अगर 20 होता, 5 चौके 20, तो 18 चौके 72 मीटर पर 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और यह सब कॉमन डाटा है जो बार बार आपके सामने आता है, तो इसको ध्यान भी आपको रखना है। ना क्लियर हुआ? तो अभी तक हम लोग सिर्फ इतना समझे हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर, पूरे टॉपिक में जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में से कोई दो दे करके आपसे तीसरा पूछा जाएगा। तो अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसका मतलब स्पीड और टाइम देगा, तो हम डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम कर लेंगे। अगर स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम दिया जाएगा, तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे। और अगर टाइम पूछा जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड दिया गया होगा, हम डिस्टेंस अपॉन क्या कर लेंगे? स्पीड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे दूसरा चीज आप क्या समझे? आप समझिए कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यह वाला है कि अगर कभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिखे, उसमें 5/18 से गुना करिए, स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्पीड आपका कभी मीटर पर सेकेंड में दिखे, उसमें 18/5 से गुना करिए, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिख जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर आगे की चीज़ों को यहाँ पे थ्योरी अभी बचा हुआ है उसको देखेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। सवाल क्या है देखिएगा, बोला है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किसके समान है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किसके समान है? 32 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। यानी सिर्फ इस क्वेश्चन में ना जो स्पीड दे रखा है उसका यूनिट आपको बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप बताइए कि स्पीड आपका 126 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो कितना से गुना करिएगा? 5/18 से। देखिए मीटर पर सेकेंड, अगर हम आपसे कहे कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इस दोनों में बड़ा यूनिट कौन है, तो आप बोलोगे किलोमीटर वाला बड़ा होता है, मीटर पर सेकेंड वाला छोटा होता है। ठीक है, आप बताइए कि 18/5 यही दो नंबर है ना, और एक 5/18, इसमें बड़ा कौन है? आप बोलिएगा कि सर 18/5 बड़ा है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर बड़का में जाना होगा, कहने का मतलब किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी छोटका दिया होगा, तो बड़का में जाना होगा तो बड़के से यानी 18/5 से गुना, और अगर छोटका में जाना होगा तो छोटके से यानी 5/18 से गुना। जिसमें जाना होगा उससे गुना करना है, छोटका में तो छोटके में, बड़का में तो बड़के से। तो इस बार जो है मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी छोटके में जाना है, तो छोटका से यानी कि 5/18 से। 18 सत्ते 126, 7 गुना 5 क्या हो जाएगा? 35। यह हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन में ना हमें सिर्फ क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट आपका बदलना था। किलोमीटर पर आवर में था, उसको मीटर पर सेकेंड में करना था। अगर मान लीजिए कि हम आपसे कहे
क्या कहे कि स्पीड जो है हमारा यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इसमें 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 दूना क्या हो जाएगा? 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि स्पीड हमारा जो है वो आपका 25 मीटर पर सेकेंड है, देख लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड है, छोटका है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए तो आप क्या करिएगा? 18/5 से गुना कर लीजिए। करिए, 5×5 = 25 हो जाएगा। 18×5 = 90। यह 90 क्या होगा? 90 किलोमीटर पर आवर होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है स्पीड का यूनिट बदलना सीखे हैं और उसी का उपयोग किए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक बात और समझते हैं कि यूनिट बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिएगा यहाँ पे यह चीज़ समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यूनिट हम क्यों बदले। अगर कोई कहीं डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में रहने देते हैं, क्या दिक्कत है? स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो किलोमीटर पर आवर में रहने देते हैं, उसको बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो समझिएगा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। अगर हम आपसे कहे कि किसी गाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। को कोई और ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। किसी गाड़ी का स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछिए कि इसके द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बताइए कि क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर गाड़ी का जो स्पीड है वह है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 90 किलोमीटर। तो 5 घंटा में कितना? 90×5 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं कि भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा यह आपका स्पीड है, चाल है, और समय कितना है? समय है 5 घंटा। तो चाल गुने अगर समय करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। अगर पूरा निकालना चाहते हैं फॉर्मूला से तो ऐसे आप सीधे भी कह सकते हैं कि स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटा में 90 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 90×5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उसी बात को हम अगर रिप्रेजेंट करें ऐसे फॉर्मूला के रूप में तो यह चाल है, यह समय है, चाल गुने समय करेंगे दूरी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आवर नीचे है, यहाँ आवर ऊपर है, कट गया, केवल क्या बचा? किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो किलोमीटर ही बचेगा। 9×5 = 45, कितना हो गया? 450 किलोमीटर हो गया। आप बोलोगे कि सर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि भाई किसी गाड़ी का स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह इसका स्पीड है, आप बताइए कि 10 सेकेंड में यह कितना दूरी तय करेगा? कितने सेकंड, कितने समय में? 10 सेकेंड में। अब गौर से देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को उतना ही इजीली सोल्व कर पाइएगा बिना यूनिट बदले हुए जितना आप इसको सोल्व कर पा रहे थे? नहीं। यहाँ था 1 घंटा में 90 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 90×5, लेकिन यहाँ है 1 घंटा में 90 किलोमीटर, तो 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा बताइए? तो 10 सेकेंड में तय दूरी निकालना यहाँ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसी के लिए हमें यूनिट को बदलना पड़ता है। देखिए अगर हम इसको फॉर्मूला पे भी लेके जाए तो 90 किलोमीटर पर आवर यह आपका क्या है? यह आपका स्पीड है, और टाइम क्या है? टाइम है आपका 10 सेकेंड। अगर हम इसको सोल्व करने के लिए जाएं तो यह चाल है, चाल गुना समय करेंगे क्या निकलेगा? दूरी निकलेगा। और दूरी हमारा तभी निकलेगा जब आपका टाइम का जो यूनिट है, यानी जो यहाँ आवर देख रहे हैं, जो सेकेंड देख रहे हैं, वह कटेगा तब। और यह कटेगा, आवर से सेकेंड को तो हम नहीं काट सकते हैं, नहीं कटेगा ना। तो अब यहाँ जरूरत हमारा हो गया कि हम इसको बदल ले। किसमें बदल ले? जो स्पीड है वह किलोमीटर पर आवर में है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें 5/18 से गुना कर लीजिए, यह आपका बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो काटिए ना इसको, क्या वैल्यू हो जाएगा? 18×5 = 90, तो 5×5 = 25, यह हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ आपका यूनिट बदला है। अगर हम 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ चेंज थोड़े हुआ है, मात्रा में बदलाव थोड़े हुआ है। सिर्फ किस में बदलाव हुआ है? सिर्फ आपका बदलाव हुआ है उसके यूनिट में, ठीक है। तो चाहे आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा बोले या 25 मीटर पर सेकेंड बोले, कोई अंतर नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी गाड़ी का स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा बोल रहा है कि 25 मीटर पर सेकेंड है, दोनों में से दोनों का जो है क्या है? दोनों एक ही चीज को अलग अलग यूनिट में प्रेजेंट कर रहा है, बस। तो अब हमारे पास यहाँ देखिए 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया, यानी 1 सेकेंड में 25 मीटर की दूरी, तो 10 सेकेंड में 25×10 250 मीटर हो जाएगा। आप फॉर्मूला के ऊपर भी लेकर के जाइए, 25 मीटर पर सेकेंड यह क्या है? आपका स्पीड है, यह चाल है, और समय क्या है? 10 सेकेंड है। चाल गुना समय करेंगे, दूरी निकल जाएगा। देखिए यहाँ इस से सेकेंड कट गया, 25×10 कितना मीटर हो गया? 250 मीटर हो गया। समझ पा रहे हैं? तो आप यहाँ देखिए कि क्यों हमें यूनिट को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अब यूनिट को बदलने की आवश्यकता कहाँ कहाँ कब कब पड़ेगा, ध्यान से समझिए। यह चीज आप समझ गए। यहाँ किलोमीटर पर आवर में था तो समय आवर के रूप में चाहिए था, यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, समय सेकेंड के रूप में है, तो फिर क्या करेंगे? या तो इसको जो समय है इसको हम आवर में बदल दे,
को भी आवर में बदला जा सकता है, या फिर जो आपका स्पीड है इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, या तो स्पीड को आप सेकंड के फॉर्म में बदलिए, या फिर ये जो समय है उसको आवर के फॉर्म में बदलिए। दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो दोनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है, ज्यादा आसान कौन है? ज्यादा आसान था स्पीड को बदलना। स्पीड 90 था यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। आसानी से अपना आंसर हम लोग निकाल लिए। अब समझिए कि कब कब जरूरत आपको पड़ेगी, तो ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में कभी डिस्टेंस जो है वह अगर किलोमीटर के फॉर्म में दिया है, ठीक है, डिस्टेंस अगर किलोमीटर के फॉर्म में दिया है, तो इसके साथ जो आपका स्पीड होगा वह होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो समय होगा वह किस फॉर्म में रहेगा? इसके साथ जो समय होगा वह आपका रहेगा यहाँ पे आवर, एच फॉर समझ जाइएगा, आवर। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम आवर के फॉर्म में होगा। इतना समझ पा रहे? अब इसमें से देख लेंगे कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है डिस्टेंस, क्वेश्चन में आपका दे रखा है स्पीड, और यह आपका किलोमीटर के फॉर्म में है और यह आपका मीटर पर सेकेंड में है, तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर लेंगे। इसमें चेंज कर लेंगे, इस यूनिट में आपका डिस्टेंस होगा उसी में। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में जो है आपका जो डिस्टेंस है वह दिया है मीटर के फॉर्म में, जो समय है वह आपका सेकेंड के फॉर्म में है, तो इसके साथ जो स्पीड रहेगा वह किस फॉर्म में रहेगा? मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस है दिया हुआ क्वेश्चन में मीटर के रूप में, या समय दे रखा है सेकेंड के फॉर्म में, तो इसके साथ जो स्पीड होगा वह किस फॉर्म में रहेगा? मीटर पर सेकेंड में। तभी जाकर के यूनिट कटेगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए, तो हर बार हम लोग बार बार यूनिट को लिखेंगे नहीं। जैसे ही हम देखेंगे कि डिस्टेंस हमारा जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो हम चेक करेंगे कि समय हमारा आवर के फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसमें बदलेंगे। आइए अब क्वेश्चंस को करते हैं और बाकी की चीज़ों को जो है हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं। यहाँ देखिए, एक साइकिल चालक 2 मिनट में, यह आपका समय दे रखा है, 800 मीटर की दूरी तय करता है। तो आप बताओ कि यहाँ दूरी मीटर के रूप में है, तो समय किस रूप में होना चाहिए? सेकेंड के रूप में। तो बदल लीजिए। दूरी कितना है? दूरी बोला है कि 800 मीटर की दूरी तय करता है। कितना दूरी? 800 मीटर। कितने समय में? बोला है 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। अब ऊपर में हो गया मीटर, नीचे में सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मीटर पर सेकेंड यह हो गया आपका। क्वेश्चन में पूछा है कि साइकिल चालक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो यह मीटर पर सेकेंड आप निकाले हैं, 5 मीटर पर सेकेंड निकाले हैं, किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, तो 18/5 से इसमें आप गुना कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। 2 मिनट में 800 मीटर, देखिए 800 मीटर यानी कि इतना दूरी तय कर रहा है। कितने समय में? 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड में तय कर रहा है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? देखिए, दूरी बट्टा समय चाल, लेकिन जो चाल होगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर लीजिए। सोल्व करिए इसको। अगर हम यहाँ पे देखें तो 120 गुना 5 कितना होता है? 600। तो 600 से काटेंगे तो डबल जीरो कैंसिल, और 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24। यह 24 क्या है? 24 आपका स्पीड है। किस फॉर्म में? किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। हर बार यूनिट आपको लिखना नहीं है, बस समझना है। यहाँ मीटर था, जो समय था उसको हम लोग सेकेंड में बदले, तो स्पीड हमारा मीटर पर सेकेंड में ही निकलेगा। स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में ही निकला है, तो क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना था, तो हम 18/5 से इसमें गुना कर लिए। सवाल नंबर 3 में आइए। बोला है एक रेलगाड़ी 270 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटा में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल कितना? रेलगाड़ी का चाल किलोमीटर पर आवर में पूछा है। दूरी देख लीजिए किस फॉर्म में है? किलोमीटर के रूप में। स्पीड किस रूप में है? आवर के रूप में। कोई कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है, निकाल लीजिए। हमें क्या बताना है? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है? दूरी है आपका 270 किलोमीटर, और यहाँ पे समय क्या लगा? समय लगा 4.5 घंटा। दूरी बट्टा हमें क्या करना है? दूरी बट्टा यहाँ पे समय करना है, चाल आपका निकल जाएगा। यही चीज बस समझ जाना है चीजों को, बार बार यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है। अब एक बात आपको पता है कि 4.5 का डबल क्या होता है? 4.5 का डबल 9 होता है, और 9 तिया 27, यानी कि 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 60 आंसर। देखिए 4.5, 4.5 दूना क्या होगा? 9, और 9 फिर 27 लाना है, तो 3 से गुना 9 तिया 27, यानी कि 30 दूना 60। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे चलिए। बोला है एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो भाई 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आप नहीं कह सकते हो कि इसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा? आप बोलोगे कि हाँ सर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा वही तो उसका स्पीड होगा। तो 3 घंटा में 180 किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी कि उसका स्पीड होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या क्या समय लगेगा?
420 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है? 60। तो 420 में 420/7, आंसर क्या हो जाएगा? 6×7=42। 7 घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कलम उठाने का जरूरत नहीं था। 3 घंटा में 180, इसका मतलब 1 घंटा में 180/3 60। तो 1 घंटा में 60, तो 420 किलोमीटर की दूरी तय करने में 420/60, यानी कि 7 घंटे का समय इसको लग जाएगा। अगला सवाल बिल्कुल सेम है। 240 किलोमीटर की यात्रा करता है 6 घंटे में। तो आप बताइए कि 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में, तो दूरी बट्टा समय क्या निकलेगा? चाल। इतनी दूरी इतने समय में, तो दूरी बट्टा यहाँ पे हम लोग कर लिए समय, चाल निकला। अब इसी चाल से बोला है कि 4.5 घंटे में कितना दूरी, तो यह चाल है, चाल गुना समय करेंगे तो फिर से क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। निकाल लीजिए। बोला है इतनी दूरी इतने समय में, दूरी बट्टा समय चाल हो गया। इसी चाल से 4.5 घंटा में कितना दूरी, तो चाल गुना समय, फिर से क्या निकल गया? दूरी निकल गया। सोल्व करिए इसको। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 6 से काटिएगा, 6×4=24। सबसे पहले आप एक चीज कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो 0 से इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 0 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल। तो इस वजह से क्या किए हम लोग यहाँ पे कि पॉइंट से 0 कैंसिल, और 6 से काटेंगे, 6×4=24, 45 चौके होता है आपका 180। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 180 किलोमीटर। देखो बार बार यूनिट लिखना गंदा काम है। आप कितना लिखोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे कि हर बार यूनिट लिखोगे, और इसका आदत आपको पहले से ही डालना पड़ेगा। 240 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो दूरी बट्टा यहाँ पे समय चाल हो गया। इस चाल से 4.5 घंटा में कितना दूरी, चाल गुना समय, फिर से हमारा दूरी निकल गया। और यूनिट जो है आपका देखिए दूरी किलोमीटर में, समय आपका आवर के रूप में है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई यात्रा 12 घंटे में पूरी करता है। आप बताइए स्पीड अगर रखता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय लगता है 12 घंटा। तो 42 × 12 यही दूरी होगा ना। इस चाल से 12 घंटा का समय लगता है, चाल गुना समय दूरी। अब बोला है उसी दूरी को 63 के चाल से, अब इसी दूरी को तय करना है किस चाल से? 63 के चाल से। तो क्या समय लगेगा? तो दूरी बट्टा चाल, यही समय लग जाएगा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 घंटा समय लगा, तो चाल गुना समय यही दूरी हो गया। बोला इसी दूरी को इस चाल से क्या समय लगेगा? तो दूरी बट्टा चाल कर लीजिए, समय निकल जाएगा। काटिए इसको। अगर सोल्व करते हैं तो आपका 7 से कटेगा, 7×6=42, 7 से काटिएगा तो 7×9=63 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो 3×2=6, 3×3=9, और 3 से काटिएगा, 3×4=12, 2×4=8 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 घंटा का समय यहाँ पे लग जाएगा। सारे पूछे गए क्वेश्चन से 2025-26 के अलग अलग एग्जामों में। अगला देख लीजिए, सवाल नंबर 7। अब आइए इसको समझते हैं। बोला है 2 कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करता है और एक ही दिशा में यात्रा करता है। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई बिंदु है, तो इसी बिंदु से चलना शुरू करता है और एक ही दिशा में, मतलब इधर ही दोनों चल रहा है। अगर 2 कार ए और बी है तो दोनों एक ही तरफ आपका चल रहा है। इन दोनों का डायरेक्शन आपका क्या है? ऐसे ही है, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना आपके लिए अच्छे से जरूरी है। जब सॉल्यूशन करिएगा उस समय जो है आप शॉर्टकट जरूर करिएगा, लेकिन जिस समय समझना है उस समय अच्छे से समझिएगा समय दे करके। तो बोला है 2 कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों चल रही है। ठीक है, अब क्या बोला, यदि एक कार की चाल है आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है सर? यहाँ पे ना 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा का चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए कि एक का चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में एक हमको कहाँ नजर आएगा? आप बोलोगे कि सर 55 किलोमीटर पर नजर आएगा, आएगा ना। और दूसरा कहाँ नजर आएगा? दूसरा हमको 72 किलोमीटर में, मान लीजिए कि यह 72 किलोमीटर है, तो यहाँ 72 किलोमीटर पे नजर आएगा, आएगा ना। बोला एक का स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहीं से दोनों चल रहा है, तो एक कहाँ नजर आएगा? 55 किलोमीटर पे, और दूसरा कहाँ नजर आएगा? 72 किलोमीटर पे, यहाँ पे नजर आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रत्येक घंटा में जो तेज होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा, वह धीमा वाला से कितना ज्यादा चल रहा है? देखिए तो कितना ज्यादा चल रहा है। 2 में से 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 17, यानी कि 17 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है 1 घंटा में। तो 1 घंटा में यानी प्रत्येक घंटा इसके बीच में दूरी कितना बनेगा? 17 किलोमीटर का,
क्योंकि एक तो चलेगा 72 और दूसरा चलेगा 55, तो ये हर बार हर घंटा जो है वह 17 किलोमीटर पीछे छूटता जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो 1 घंटा में 17 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 17 गुना 2, 3 घंटा में 17 गुना 3। पूछा है 3 घंटे बाद उसके बीच का दूरी क्या होगा, 17 गुना 3, आंसर हो गया 51 किलोमीटर। हमें सिर्फ यह देखना है, ये देखिए एक का स्पीड 55 है, दूसरा का 72 है, दोनों एक ही दिशा में है ना, तो चाल घटा लीजिए, 72 में से 55 घटाइए, कितना आया 17। 1 घंटा में इसके बीच यही दूरी होगा, 3 घंटा में गुना कर लीजिए 3, क्वेश्चन खत्म। यहीं पे दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों के चाल को घटाइए, कितना होगा 17। इसके बीच में प्रत्येक घंटा में 17 किलोमीटर की दूरी, तो 3 घंटा में 17 गुना 3। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक इधर, तो 1 घंटा में इधर यह चलेगा 55 और दूसरा आपका 72, तो इस तरफ चलेगा, इस पॉइंट से इस तरफ चलेगा यह 72। अब प्रत्येक घंटा इसके बीच में कितना दूरी बनेगा, 55 प्लस 72। इस बिंदु से यह उस तरफ जाएगा, यह दूसरे तरफ जाएगा, तो 55 प्लस 72 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और यहाँ पे 7 5 12, 127। प्रत्येक घंटा 127 किलोमीटर की दूरी इसके बीच बनेगा, तो 3 घंटा में 127 गुना 3। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा होता है, सेम डायरेक्शन होता है, तो दोनों के चाल को घटाते हैं, प्रत्येक घंटा में उसके बीच वही दूरी होगा, जितना घंटा में पूछे उससे गुणा कर लेते हैं। और अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहा होगा, तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे, प्रत्येक घंटा में उसके बीच वही दूरी बनेगा। 2 घंटा में कितना दूरी, तो 2 से गुना, 3 घंटा में कितना दूरी, तो 3 से गुना। इस तरीके से करके हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें सेम डायरेक्शन था। इस वाले में देखिए क्या है, बोला है 2 कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलती है। देखिए किस दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशाओं में। एक का चाल है 60 और दूसरा का चाल है 75। दोनों के चाल को जोड़िए तो 60 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 60 60 120 और 15 135, यानी प्रत्येक घंटा इसके बीच में कितना दूरी बनेगा, आप बोलोगे 135। विपरीत दिशा में चल रहा है ना, 1 घंटा में मान लीजिए कि ये हमारा कोई पॉइंट है, तो एक चलेगा इधर से 60 और इसी बिंदु से दूसरा चलेगा 75, यानी इन दोनों के बीच प्रत्येक घंटा में यह दूरी बनेगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन होता तो 75 माइनस 60, इसके बीच में 15 किलोमीटर का दूरी बनता प्रति घंटा में, लेकिन विपरीत है तो कितना 135। अब 1 घंटा में 135 किलोमीटर की दूरी पे होगा दोनों, तो 3 घंटा में गुना करिए 3 से, 135 गुना 3, 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 3 दिया 39 और 41, 405 किलोमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी। क्या होगा, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, चाल को घटा लेते हैं, और विपरीत में चाल को जोड़ते हैं। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है प्रति घंटा इसके बीच में कितना दूरी होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। भाई इसको फिक्स किया गया है, इस समय टोटल 7 घंटा है और दूरी आपको 519 किलोमीटर का तय करना है। ठीक है, अब बोला है कि यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, इस दूरी का 2/3 भाग, कितना भाग, 2/3 भाग, तो बोला है कि शेष समय में, यानी कि अब जो समय बच गया ना, ये जो पूरा दूरी आप देख रहे हैं ना 519 किलोमीटर का, ये 519 किलोमीटर का जो दूरी है, इसका क्या किया है कि इसका 2/3 भाग 5/7 समय में तय किया। ठीक है, दूरी कितना देर का टोटल 519, और समय इसको कितना मिला है, समय इसको मिला है 7 घंटा। किया क्या है कि इस दूरी का 2/3, इसका 2/3 दूरी तय करने में समय क्या लगा दिया है, समय इसका 5/7, टोटल समय का 5/7 समय लगा दिया है। अब क्या बोला है, शेष समय में शेष दूरी, तो आपको करना क्या है समझिएगा, शेष समय में शेष दूरी, तो शेष दूरी क्या बचेगा, 519 किलोमीटर का दूरी है, 2/3 दूरी तय कर लिया, तो दूरी कितना बचेगा, अब 1/3, कितना दूरी बचेगा 1/3। भाई 2/3 मतलब कुल 3 भाग में से 2 भाग दूरी तय कर लिया, तो बचेगा कितना, 2/3 का शेष 1/3, यही दूरी बचा हुआ है। और समय कितना शेष बचा हुआ है, तो बोला है 5/7 समय, यानी समय टोटल 7 था, इसका 5/7 यानी 5 घंटा समय ले चुका है, तो 7 में से 5 घंटा समय ले चुका है, तो इसके पास अब समय कितना है 2 घंटा, यानी इस शेष दूरी को शेष समय में, तो शेष दूरी आपका कुल दूरी का 1/3 बचेगा, और शेष समय जो है आपका वह आपका 7 में घंटा था, उसका 5/7 समय ले लिया, यानी कि उसका जो है 2 घंटा समय आपके पास बच रहा है।
सोल्व करिए। यह 3 और यह 2 दोनों नीचे आएगा तो 3 दूना 6, यह भी नीचे, यह भी नीचे, नीचे आएगा 519 बट्टा क्या करेंगे 6 करेंगे, 519 बट्टा 6 करिए, ये 8 48, 8 वाला देखिए तो कितना ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है, यही आंसर 86 दशमलव क्या होगा 86.5। विकल्प यहाँ पे आपका ए आंसर। शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए चाल क्या होना चाहिए 86.5 किलोमीटर पर आवर, यह आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब चलेंगे आगे, सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, यानी कि अब चलेंगे टाइप 2 में। टाइप 1 बिल्कुल बेसिक के ऊपर आधारित था, जिसमें हम लोग सीखे स्पीड को बदलना कैसे है। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है और उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो हम 18/5 से गुना करेंगे। इसके अलावा समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पूछा जाएगा, बोला है इंपॉर्टेंट वाला जो है उसको पहले कर रहे हैं हम लोग। यदि अभिजीत अपनी सामान्य चाल के दुबट्टा 3 चाल से चलता है ना, तो कार्यालय 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। इस तरह के क्वेश्चन का एक पूरा टाइप है, ठीक है। एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। बोला है जब अपने चाल के दुबट्टा 3 चाल से, उसका जो भी चाल है उस चाल के दुबट्टा 3 चाल से, इसका मतलब है कि अगर स्पीड पहले 3 है तो वह 2 के चाल से चलता है, तो क्या होता है इसको 18 मिनट की देरी। भाई 3 स्पीड के बदले 2 स्पीड से चलेगा, चाल कम किया, समय ज़्यादा तो लगेगा। कितना ज़्यादा समय लगा 18 मिनट। बोला है घर और कार्यालय के बीच की दूरी समान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। जनरली यही सवाल पूछा जाता है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ऊपर जो वैल्यू है ना उसको वैसे ही छोड़िए और इस दोनों का अंतर नीचे में रखिए। 2 और 3 में कितना का अंतर है 1, 1 को नीचे में रखिए और इसमें गुना कर लीजिए इसको, जितने मिनट की देरी होती है 18 मिनट की देरी होती है तो 18 मिनट से गुना कर लीजिए। यही जो आंसर आएगा, यही जो वैल्यू आएगा वह बताएगा कि सामान्य चाल से इस दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगेगा। आंसर हो जाएगा विकल्प ए 36। करना क्या है, सामान्य चाल के जिस चाल से चले ऊपर में वैल्यू सेम रखना है, नीचे में इन दोनों का अंतर रखना है और गुना करना है लेट वाले समय से, जितने मिनट की इसको देरी होती है। आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। सामान्य अगर यात्रा करे, सामान्य चाल से इस दूरी को तय करे तो इसको समय कितना लग जाएगा, इसको समय लग जाएगा 36 मिनट का। अब चलिए यहाँ पे देखिए इसी चीज को जो है अगर हम बेसिक से करें, या तो हमारा शॉर्टकट ट्रिक हो गया, अगर हम इसी चीज को बेसिक से करें तो कैसे सोल्व होगा देखिएगा। बोला है सामान्य चाल के 2/3 चाल, यानी चाल 2 कर लेता है अगर इसका चाल क्या है 3 है, यह इसका सामान्य चाल हो गया। ध्यान रखिएगा यह क्या है इसका, यह इसका नॉर्मल स्पीड है। सामान्य चाल यही वाला है नॉर्मल स्पीड, और अभी चल रहा है यह आपका इस चाल से। यह क्या है, यह इसके स्पीड का रेशियो हो गया। भाई 2/3 है ना, यानी रेशियो है। तो अगर इसका नॉर्मल स्पीड 3 है तो चल रहा है 2 के स्पीड से। अब एक चीज आपको समझना है यहाँ पे कि निश्चित दूरी के लिए स्पीड का जो रेशियो होता है उसका उल्टा आपका टाइम का रेशियो होता है। तो 2:3 है, इसको उल्टा करिए क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। यह हो गया इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। देखिए जहाँ चाल कम है समय ज़्यादा लग रहा है, और जहाँ चाल जो है ज़्यादा है वहाँ समय क्या हो रहा है कम लग रहा है। तो फॉर सर्टेन डिस्टेंस स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो, और टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। निश्चित दूरी के लिए अगर चाल का अनुपात दे रखा है उसको उल्टा करिएगा। निश्चित दूरी यानी कि दूरी फिक्स है कि इतना ही दूरी है, तो चाल के अनुपात को उल्टा करेंगे तो समय का अनुपात, और समय के अनुपात को उल्टा करेंगे तो चाल का अनुपात निकलेगा। ठीक है, अब आप बताइए कि नॉर्मल स्पीड से समय 2 घंटा, तो यहाँ पे क्या लग रहा है 3 घंटा। अगर मिनट के रूप में लेते हैं तो नॉर्मल स्पीड से 2 मिनट, तो स्पीड कम करने पे क्या लग रहा है 3 मिनट। यानी आप बता सकते हैं यहाँ पे कि समय में अंतर कितना का हो रहा है। आप बोलोगे कि सर अनुपात में अनुपात 1 का, जबकि वास्तव में बोला है क्वेश्चन में कि 18 मिनट की देरी होती है, यानी कि 18 मिनट का अंतर आ रहा है। तो अनुपात 1 का मान 18 मिनट, तो अनुपात 1 का मान 18 मिनट। तो यहाँ देखिए अनुपात, यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या बताना है। बोला है कि सामान्य चाल से, सामान्य चाल ये है ना, अनुपात 2 का मान क्या होगा, तो 1 का मान 18 मिनट, 2 का मान 2 गुने 18 यानी कि 36 मिनट। तो सामान्य चाल से अगर इस दूरी को तय किया जाए, सामान्य यानी कि नॉर्मल यही है ना, इस चाल से समय तो यही लगेगा। क्या समय लगेगा 36 मिनट का समय इसको लगेगा। भाई सामान्य चाल तो यही है, इस चाल से समय अनुपात 2 लगा,
अनुपात 2 का मान यानी कि 36 मिनट लगेगा। तो सामान्य चाल से इस दूरी को तय करने में 36 मिनट का समय इसको लग जाएगा। यह इसका बेसिक तरीका हो गया। डायरेक्ट तरीका समझ में आया, बेसिक भी आप अपना सकते हैं। सवाल नंबर 2, अपने घर से अपने सामान्य चाल के 5/6 चाल से चलने पर लक्ष्य को अपने कार्यालय पहुंचने में 24 मिनट की देरी होती है। 5/6 बोला है ना, 5 को ऊपर रखिए, 5 और 6 का अंतर नीचे रखिए, देरी कितने मिनट का हो रहा है इसको, 24 मिनट का। 24 से गुना कर लीजिए, 24 पंचे 120 मिनट आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, विकल्प बी, 120 मिनट। आगे चलिए, अब चलेंगे टाइप नेक्स्ट में। यह वाला टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप 3 में देखिए क्या है। टाइप 3 में क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं एवरेज स्पीड का, यानी कि औसत चाल का। औसत चाल कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है खूब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, औसत को हम लोग एवीजी से शॉर्ट में दर्शाएंगे और चाल को एस से। तो औसत चाल बराबर आपका होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इसको लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी, और बट्टा क्या लिखेंगे हम, टोटल टाइम यानी कि कुल समय। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया आपका, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल जब भी आपसे पूछे तो क्या करोगे, कुल दूरी बट्टा कुल समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यहाँ औसत चाल है तो कुल दूरी बट्टा कुल समय। यह आपका औसत चाल निकालने का क्या है, औसत चाल निकालने का आपका बेसिक फॉर्मूला है, और लगभग सभी क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। ठीक है, और भी कुछ हम लोग देखेंगे लेकिन आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपसे औसत चाल पूछे तो क्या करोगे आप देखो कि कुल कितनी दूरी तय किया है, कुल कितना समय लिया है, कुल दूरी बट्टा कुल समय करना है, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हम आपसे कहे कि कोई व्यक्ति पहले 5 घंटा में जो है वह 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, और अगले 15 घंटा में जो है वो आपका 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरे यात्रा में औसत चाल बताइए। तो पूरा यात्रा उसका 200 प्लस 300 कितना किलोमीटर का हो गया, 500 किलोमीटर का। और कुल समय इसको कितना लग गया, 5 + 15 20 घंटा लग गया। कुल दूरी बट्टा कुल समय कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा इसका औसत चाल निकल के आ जाएगा। कुल दूरी बट्टा कुल समय, इससे क्या निकलता है, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर आपका हो जाए। बोला एक साइकिल सवार 5 घंटे में 150 किलोमीटर, देखिए पहला 5 घंटा में 150 किलोमीटर की दूरी, और फिर 3 घंटे में जो है वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बोला है पूरे यात्रा में साइकिल का औसत चाल बताइए। अब बताइए पूरे यात्रा में कितना दूरी तय किया। आप बोलोगे पहले 150 और फिर 90, 150 + 90 कितना हो जाएगा, 240। यानी कुल मिलाकर के 240 किलोमीटर का यह दूरी तय किया। तो कुल दूरी 240 हो गया। समय कितना लगा, पहले 5 घंटा फिर 3 घंटा, यानी कुल मिलाकर के 8 घंटा। कुल दूरी बट्टा कुल समय, औसत चाल निकल गया। आंसर आपके क्वेश्चन का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प ए हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको लिखना है कुल दूरी बटा कुल समय। आगे बढ़िए। अगला, एक कार पहले घंटे में, देखिए पहले घंटे में 158 किलोमीटर की दूरी और दूसरे घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी, पूरे यात्रा में औसत चाल बताइए। आप बताइए कुल कितना दूरी, 158 + 110 कितना हो जाएगा, 258 होगा ना। 158 में 110 जोड़ेंगे 258 ही होगा ना, 268 हो जाएगा। 268 लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए 100 में 100 जोड़ेंगे 200, 58 में 10 जोड़ेंगे 68, 268। यह 268 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, आप बोलोगे कि 2 घंटे में। पहला घंटा में इतना, दूसरा घंटा में इतना, तो कुल कितना दूरी, इतना। समय क्या लगाया, इतना। कुल दूरी बट्टा कुल समय, औसत चाल। 268 बट्टा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 134। तो 134 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। यहां देखिएगा क्या बोला है। बोला है एक रेस में एथलीट पहले लैप में 390 मीटर की दूरी, देखो पहले लैप में 390 मीटर की दूरी 65 सेकेंड में, और समान लंबाई के दूसरे लैप में, दूसरे लैप को 195 सेकेंड में। तो क्या बोला है, बोला है एथलीट की औसत चाल बताइए।
यहाँ औसत चाल निकालना है, तरीका हमारा वही रहेगा। औसत चाल का क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो बोला है कि पहले लैप में 390, पहले लैप में कितना? 390 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है, 65 सेकंड में। और समान लंबाई का दूसरा लैप, यानी फिर से 390, तो 390 गुना 2 हो जाएगा। आप बोलोगे कि हाँ सर हो जाएगा, कुल इतना दूरी तय किया। बोला जाए कि पहले 10 मीटर और उतना ही दूरी फिर से, यानी 10 + 10, यानी 10 गुने 2 भी तो हम कर सकते हैं। तो सिमिलर चीज है, पहले लैप में 390, फिर क्या बोला? 65 सेकंड का समय लगाया। समान लंबाई के दूसरे लैप को 195 सेकंड में। समान लंबाई यानी कि कितना हो जाएगा आपका? फिर से 390 ही। तो 390 गुना कितना कर लेंगे हम? 2। अब समय कितना लगाया? पहले 65 सेकंड, फिर 195 सेकंड, यानी कुल कितना समय? 195 में 65 जोड़िए, 260 हो जाएगा, यानी कुल 260 सेकंड में कुल इतना दूरी तय किया इतने समय में। दूरी बट्टा समय क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। अच्छा, यह जो चाल है किस फॉर्म में निकलेगा? ये दूरी मीटर के रूप में है, समय सेकंड के रूप फॉर्म में है, तो मीटर पर सेकंड ये तो निकलेगा। क्या निकलेगा? मीटर पर सेकंड। और आंसर भी हमसे इसी फॉर्म में पूछा है। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछ लिया होता तो 18/5 से गुणा कर लेते। सोल्व करिए इसको। अगर हम 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कट गया। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। विकल्प भी इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक बार देख लीजिए इसको फिर से अच्छे से। पहले लैप में 390, देखो पहले लैप में कितना? 390 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है भाई। समय क्या लगाया? 65 सेकेंड। फिर क्या बोला? समान लंबाई का दूसरा लैप, दूसरा लैप फिर से कितना? 390 मीटर। समान लंबाई का दूसरा लैप लिया यानी 390 मीटर। समय कितना? समय लगाया आपका 195। अगर हम आपसे पूछे कि कुल कितना दूरी तय किया, तो 390 + 390 या 390 गुना 2, इतना दूरी। समय क्या लगाया? 65 + 195 यानी 260। कुल दूरी, कुल समय, औसत चाल निकल गया। आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में। बोला है, एक लड़की 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है। बोला है, पूरे यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। ध्यान से देखिएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाती है, ठीक है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है। दूरी क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है, वह दूरी तो हमें नहीं पता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है, तो हम दूरी मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो 45 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 180। सवाल में क्या दिया था ध्यान से समझिए। दो तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला देखिए, बोला है एक लड़की 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है। अपने घर से, यह उसका घर हो गया, अपने घर से कहाँ जाती है? यह स्कूल जाती है। जाती है किस चाल से? जाती है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और वापस आती है मतलब इसी दूरी को एक बार तय करती है यह 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दूरी नहीं पता है तो हम दूरी इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना? 180। अब 180 किलोमीटर की दूरी 45 के चाल से, तो 180 बट्टा 45 4, 180 बट्टा 36 5, यानी 180 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तो समय इतना लगेगा, 180 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तो समय इतना लगेगा। अब आप बताइए कि औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो 180 किलोमीटर की दूरी है, तो जाने में और आने में कितना दूरी हो जाएगा? 2 गुना 180 होगा, कुल दूरी हो गया। और समय कितना लगा? जाने में 4, आने में 5, 4 और 5 कितना? 9। एक बार इस चाल इतना समय लगा इस दूरी में, और दोबारा से इतना समय लगा इस दूरी में, तो कुल दूरी 2 गुना 180 हो गया। और समय कितना? 4 5 9। सोल्व करिए, 9 दूना 18 यानी 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक तो यह मेथड हो गया एलसीएम मेथड। दूरी पता नहीं है तो हम दूरी क्या ले लेंगे? जाती है इस चाल से, वापस आती है इस चाल से, तो समान दूरी है, चाल सिर्फ अलग अलग है। तो कुल दूरी हम कितना मान ली, सॉरी यहाँ पे हम दूरी मान ली उसके घर से स्कूल का, इन दोनों का एलसीएम 180। 180 किलोमीटर की दूरी 45 के चाल से तो 4 घंटा, 180 किलोमीटर की दूरी 36 के चाल से तो 5 घंटा। जस्ट वैसे ही जैसे टाइम नंबर के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। अब कुल कितना दूरी? तो 4 घंटा लगा है इस दूरी को तय करने में, और 5 घंटा लगा है इस दूरी को तय करने में, यानी कि 180 180 दो बार तय हुआ है, तो 2 गुना 180, और कुल समय कितना? 9 घंटा। दूरी बट्टा कुल दूरी बट्टा कुल समय, औसत चाल निकल गया।
दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, दो समान दूरी हो और सिर्फ चाल अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दो समान दूरी। क्या होगा, अगर दो समान दूरी हो, सेम डिस्टेंस हो, और सिर्फ क्या है, सिर्फ चाल अलग अलग हो। दो समान दूरी के रहने के केस में हम क्या करेंगे, जो औसत चाल है उसको इस फॉर्मूला से निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, लिखेंगे हम 2xy बट्टा x प्लस वाई। जहाँ पे x और y के स्थान पे क्या रखना है आपको, केवल दो अलग अलग चाल आपके पास होगा, तो x के स्थान पर पहला स्पीड, y के स्थान पे दूसरा स्पीड रख देना है। सोल्व करिए। आप बताइए, दो न्यूमेरिकल इसको अपने कांस्टेंट है, अपने जगह पे रहने दीजिए। x के स्थान पे क्या रखेंगे, घर से स्कूल जाने वक्त इसका स्पीड क्या है 45, तो 45 होगा। और स्कूल से घर आने वक्त स्पीड क्या है इसका 36, तो 36 रहेगा। और नीचे में 45 प्लस 36 कितना हो जाएगा 81। 6 5 11 1, हासिल 1 4 3 7 और 1 8। इसको भी सोल्व करिएगा, वैल्यू आपका वही आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 से काटेंगे 9 चौके 36, 9 से काटेंगे 9 पंचे 45, 5 दूना 10 चौके 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे भी आपका वही आंसर आया। तो दो समान दूरी है, चाल अलग अलग है, औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई करके भी निकाल सकते हैं। दो समान दूरी है, चाल अलग अलग है, औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई करके भी निकाल सकते हैं। या डायरेक्ट हमारा अप्रोच है, 45 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा 180, तो हम लिखेंगे 2 गुने 180। अब इस 180 किलोमीटर की दूरी 45 के चाल से तो 4 घंटा, 36 के चाल से तो 5, 5 4 कितना 9। डायरेक्ट आप इसको सोल्व करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे उसका उपयोग करिए, दोनों बेहतरीन मेथड है। दो समान दूरी, चाल अलग अलग, पूरे यात्रा में औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई। एक बस जो आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और अन्य आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, तो औसत चाल आधा आधा बोला गया है, यानी समान दूरी है, सिर्फ चाल अलग अलग है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, 2xy बट्टा x प्लस वाई। हम इसको कह सकते हैं 2 गुने x के जगह पहला स्पीड क्या है, पहला स्पीड है 72, दूसरा स्पीड क्या है 90, तो 72 गुने 90 बट्टा नीचे में क्या लिखेंगे 72 प्लस 90, तो 162 हो जाएगा। सोल्व करिए। 18 पंचे 90, 18 नमा 162, 9 से काटेंगे 9 अठे 72, 8 दूना 16 पंचे 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका क्या हो जाएगा, ये इसका औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, 72 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा 360, तो हम लिखेंगे 2 गुना 360 लिखेंगे ना। 72 और 90 हम दूरी कितना मान लेते हैं 360, तो 2 गुना 360 हमारा यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगा। अब 360 किलोमीटर की दूरी 72 के चाल से तो 5 घंटा, 90 के चाल से तो 4 घंटा, तो 5 और 4 9, 9 नीचे रहेगा, काटिए 9 चौके 36, 40 दूना 80। यहाँ से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। कुल दूरी 72 और 90 का एलसीएम मान लेंगे, दूरी नहीं दे रखा है खुद से दूरी मान लेंगे, ऐसा मानेंगे तो इन दोनों से कटे, इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 360 है। 72 90 का एलसीएम 360, यानी दूरी हमारा 360 हो गया। अब 360 की दूरी 72 के चाल से तो 5 घंटा, 360 की दूरी 90 के चाल से तो 4 घंटा। कुल कितना दूरी हो जाएगा 360 प्लस 360, यानी 2 गुने 360। समय कितना लगा 9 घंटा। कुल दूरी बट्टा कुल समय करके आंसर निकालिए। आगे देखिए, बोला है कि एक कार 20 किलोमीटर 3 क्रमागत दूरी, यानी 3 दूरी है, कितना कितना किलोमीटर का 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, यानी 3 समान दूरी है। सिर्फ क्या है, चाल अलग अलग है। एक जगह चाल है 10, फिर 20 और फिर 40। औसत चाल बताइए। हमें सिर्फ यहाँ से देखना है कि दूरी बराबर है। चाल क्या है, पहला बार स्पीड है 10, फिर स्पीड है 20 और तीसरा बार स्पीड क्या है यहाँ पे 40। समान दूरी है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है दूरी अपने मन से निकाल लेंगे। ऐसा दूरी लेंगे कि हमारा भिन्न न बने। क्वेश्चन में आप बोलोगे कि सर दूरी तो दे रखा है कि एक कार 20 किलोमीटर के 3 क्रमागत दूरी, यानी 20 किलोमीटर फिर 20 किलोमीटर फिर 20 किलोमीटर 10 20 और 40 के चाल से तय करता है। लेकिन इस 20 को अगर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाएगा। इससे सिर्फ इस बात को समझिए कि 20 किलोमीटर के 3 क्रमागत दूरी यानी कि 3 समान दूरी, सिर्फ चाल अलग अलग है। तो 3 समान दूरी है, चाल अलग अलग है। औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस यहाँ से मानेंगे 10 20 40 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है 40, तो 40 हमारा दूरी हो गया। अब 40 दूरी 10 के चाल से तय करेगा तो 4 घंटा, 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तो 2, और 40 किलोमीटर की दूरी 40 के चाल से तो 1। कुल कितना दूरी हो जाएगा, तो देखिए प्रत्येक चाल से इतना इतना दूरी, तो 3 गुना 40 कुल दूरी हो जाएगा। कुल दूरी तो यही होगा ना भाई, 4 घंटा 40 में, फिर 2 घंटा 40 में, फिर 1 घंटा 40 में लगा है।
तो कुल कितना 40 गुना 3 कितने समय में 4 2 6 और 1 7 7 घंटा में, यानी 120/7। 120/7 क्या हो जाएगा 17 सही 1/7 घंटा आपके क्वेश्चन। 17 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। कुल दूरी बटा कुल समय। 3 समान दूरी है, 4 अलग अलग है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे डिस्टेंस इन तीनों का एलसीएम मानेंगे। तो 10 20 40 का एलसीएम 40 हो गया। अब 40 किलोमीटर की दूरी 10 के चाल से तो 4 घंटा, 20 के चाल से तो 2 घंटा, 40 के चाल से तो 1 घंटा। कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक चाल से 40 40 दूरी तय कर रहा है ना, तो 3 गुना 40, समय 4 2 6 और 1 7 बस। अगला सवाल देखिए, बोला है एक कार पहले घंटे में 100 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 150, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता रहे तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। तो आप यहाँ कुल दूरी निकालते जाइए। देखिए पहले घंटे में 100 किलोमीटर यह हो गया, फिर दूसरे घंटे में 150 और तीसरे घंटे में 50। तो अभी तक कितना 100 150 और 50 300 हो जाएगा ना, 50 150 200 100 300। और फिर क्या किया, 2 घंटा 60 के चाल से चला तो 120, यानी कुल दूरी यह तय कर लिया 420 किलोमीटर। कुल कितना दूरी तय कर लिया 420 किलोमीटर। पहला घंटा में 100, दूसरा घंटा में 150, तीसरा घंटा में 50। 50 + 150 200 + 100 300। और फिर बोला कि अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। तो 2 घंटा अगर 60 के चाल से चला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटा तो 120, यानी कि 120 और। तो कुल कितना दूरी तय किया 420। समय कितना लगा, पहले 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा, 3 घंटा इधर और फिर 2 5 घंटा, यानी 420 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया है। दूरी बटा समय करिए, सोल्व करिए। 5 8 40, 5 चौके 20, 84 किलोमीटर बराबर आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमें यही तो देखना था ना कि कुल कितना दूरी तय किया। पहला घंटा में 100, दूसरा घंटा में 150, तीसरे घंटे में 50। और फिर बोला अगले 2 घंटे तक चला है 60 के चाल से, यानी 120 और। तो 100 150 50 300 और 120 420। और समय क्या लगाया, 3 घंटा उधर 2 घंटा इधर, 3 2 5। कुल दूरी कुल समय करके आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़िए। बोला है एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट के दर से और 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट के चाल से यात्रा करती। औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल किस फॉर्म में बताना है, मीटर प्रति मिनट के रूप में। हम इसको चेंज नहीं करेंगे, मीटर प्रति मिनट है रहने देते हैं। अगर 80 मिनट चले 20 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से तो कितना दूरी तय कर लेगा, 20 गुने 80 1600 मीटर, 1600 मीटर हो जाएगा। और अगर 60 मिनट तक चले 55 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से तो 60 गुने 55 कितना हो जाएगा, 60 गुने 50 3000, 3030 यानी कि 3300। यह हो जाएगा आपका 3300, यानी कुल इतना मीटर का दूरी यह तय करेगा। कितने मिनट में, तो पहले 80 मिनट और फिर 60 मिनट, कितना 140 मिनट में। यह आपका कुल दूरी हो गया। कुल समय, दूरी आपका मीटर में, समय आपका मिनट के रूप में, मीटर प्रति मिनट आपका आएगा ही, इसी फॉर्म में पूछा ही है। देख लीजिए 80 मिनट तक चला है 20 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से, यानी 1 मिनट में 20 मीटर। तो 80 मिनट में 80 गुने 20 1600 हो जाएगा। और फिर चला है आपका यहाँ पे 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 55 मीटर। तो 60 मिनट में 55 गुने 60, 6 पंचे 30 जीरो हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 330, 1 जीरो पहले से था तो डाल दिए। यह वैल्यू कितना हो जाएगा 1600 और 3300 4900। आप बोलोगे कि हाँ सर 4900 हो जाएगा ऊपर में वैल्यू, और नीचे में क्या होगा 140। काटिए इसको, अगर आप इसको काटते हैं यहाँ पे तो जीरो से तो जीरो कटेगा ही, 7 सत्ते 49 70 और 7 दूना 14 और 2 से काटेंगे तो 17/2 क्या आ जाएगा 35। 35 किलोमीटर प्रति घंटा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से शेष दूरी को किस चाल से तय करे कि औसत चाल उसका 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। इस क्वेश्चन में ना
औसत चाल आपका दे रखा है। अच्छा दूरी देखिए तो क्या है, बोला है 600 किलोमीटर की दूरी एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर, देखिए पहला 300 किलोमीटर का दूरी इस चाल से, और शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए कि औसत चाल 70 किलोमीटर। तो दूरी समान है ना, 600 में से पहले 300 किलोमीटर की दूरी को इस चाल से, बाकी के 300 किलोमीटर को की दूरी को किस चाल से तय करें कि औसत चाल कितना हो जाए 70। दूरी समान है, चाल अलग अलग है, पूरी यात्रा में औसत चाल 2xy, तो 2 × x। पहला स्पीड क्या है 40, और दूसरा स्पीड क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, तो 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो x के जगह यहाँ पे 40 और y के जगह हम y ही रहने देते हैं, इसको y ही मान लेते हैं, ठीक है। 2xy दूसरा स्पीड हमसे पूछा, इसको हम y मान लिए, 2xy बट्टा x प्लस वाई। और ओवरऑल जो औसत चाल निकलता है इस फॉर्मूला से, वह कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 70। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा तो काटेंगे, गुना में है, 4 दूना 8 वाई इधर हो जाएगा, बराबर इधर वैल्यू क्या होगा, 7 से गुना करिए तो 7 चौके 28, 280, और प्लस 7 वाई यहाँ पे हो जाएगा। 7 वाई इधर आके 8 वाई में से घटेगा तो वाई, वाई का मान कितना हो गया 280। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 2xy बट्टा x प्लस वाई से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल लिया। आगे चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, राजू घर से 3.5 किलोमीटर की दूरी अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह वह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, शाम को घर लौटते समय इसको 30 मिनट अधिक लगता है। तो आप बताइए कि पहले इसको 1.5 मिनट लगा, 1.5 घंटा लगा, और शाम को 30 मिनट अधिक, यानी कितना लगा होगा 2 घंटा। तो कुल मिलाकर के इसको समय कितना लगा है, पहले इसको लगा 1.5 घंटा, और फिर आपका जो है 30 मिनट अधिक यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटा और 1.5 घंटा, 3.5 घंटा टोटल इसको समय लग गया, कुल दूरी कुल समय। और कुल दूरी कितना तय किया, 3.5 किलोमीटर जो है जिस समय गया है उस समय, और 3.5 किलोमीटर जिस समय लौटा है उस समय, यानी कि 7 किलोमीटर। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय करिए, आंसर आपका निकल जाएगा। 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय जाता है, ठीक है। सुबह वह यह दूरी इतने घंटे में, जबकि शाम को लौटते समय वही दूरी इतना मिनट अधिक लेता है। तो दूरी तो वही है घर से कार्यालय, तो 3.5 गया है 3.5 आया है, कुल दूरी कितना 7। समय क्या लगा है, पहले जाने में 1.5 घंटा और आने में 30 मिनट अधिक, यानी कि 2.5 घंटा, टोटल 3.5 घंटा। आगे चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। बोला एक कार 3 किलोमीटर चाल क्रमिक विस्तार को, इसका मतलब होता है कि 3 समान दूरी है बस, ठीक है, 10, 30 और 60 के चाल से तय करता है तो औसत, ठीक है, 10, 30 और क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यह तय करता है तो औसत चाल बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी मान लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60/10 करिए 6, 60/30 करिए 2, 60/60 करिए 1, कुल दूरी कितना हो जाएगा 3 × 60 होगा। कुल समय क्या लगेगा, 6 2 8 और 1 9। सोल्व करिए, 3 से काटिए, ये ऊपर में 60 × 180/9 है ना, 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विकल्प बी। तो औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। आइए एक और टाइप देख लेते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है औसत चाल से। बोला है डब्लू ने 37 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, देखिए कितना कितना 370, 390 और 720 किलोमीटर की दूरी तय की है, यानी टोटल कितना दूरी तय कर लिया। तो सबको जोड़िए, 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा, दहाई अंक को जोड़िए, 7 9 16 और 2 18, 8 हासिल 1 हो जाएगा,
एक हासिल वाला, 3 4, 4 3 7, 7 14, यानी कि 1480 किलोमीटर का दूरी टोटल यह तय किया। और समय क्या लगाया होगा, समय आइए देख लेते हैं। 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 370 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 10 घंटा का समय लगेगा। आप बोलोगे लग जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 390 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो 390/5 कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, यहाँ पे बचेगा 4, 5 8 40, 78 घंटा लग जाएगा। और फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 720, तो 90 घंटा। तो 90 + 78 + 10, 178 हो जाएगा, यानी टोटल 178 घंटा का समय लगाता है। बोला है ना, 37 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 370 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो 10 घंटा लगेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 390, तो 390/5, इतनी दूरी इस चाल से तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, और इतनी दूरी इस चाल से तो 90 घंटा। कुल कितना समय लगा, कुल दूरी तो पता है, तीनों दूरी को जोड़ लेंगे तो कुल समय क्या लगा, तीनों समय को जोड़ लीजिए। इसको सोल्व करिए, 2 से काटिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 8 16, 1 2 9 18, और 2 से काटिएगा, 2 7 14, 2 चौके 8, 0 है तो 2 740 हो जाएगा। 89 से इसको भाग करिए, कितना बार में भाग जाएगा, अगर हम 8 बार भाग करते हैं तो 89 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72, 720 होगा। यार 90 अगर लेते हैं तो 9 8 72, 720 होगा। 9 में 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 89 8 लास्ट में 8 वाला यानी 28 हो जाएगा। कहने का मतलब 8 सही 28/89। 89 से इसको भाग करिएगा, कितना बार भाग जाएगा, 8 बार। 8 यहाँ रखिए, जो से बचेगा इसको यहाँ रख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो औसत चाल आपका 8 सही 28/89। यह आपका इस तरीके से ऑप्शन होना चाहिए, 8 सही 28 बट्टा कितना 89, यही आपका आंसर। चलिए अब चलेंगे टाइप 4 में। चलिए आइए देखते हैं अब टाइप 4। उम्मीद करते हैं कि इतना जो टाइप अभी तक देखे हैं यह आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। टाइप 4 में आ जाइए। टाइप 4 जो है वो आपका ट्रेन के ऊपर आधारित है। तो पहले कुछ बेसिक थ्योरी हम लोग देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाए। इसमें दो बातें समझना होता है। ट्रेन का अपना कुछ लंबाई होता है, जैसे ट्रेन आपका 500 मीटर का हो सकता है, 600 मीटर का हो सकता है, 750 मीटर का हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। और बोला जाएगा कि ट्रेन जो है, कभी बोला जाएगा कि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, कभी पेड़ को पार कर रहा है, कभी किसी खंभे को पार करेगा, कभी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ठीक है, कभी किसी पुल को पार करेगा। इस तरीके से भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि जिस वस्तु को पार कर रहा है वह नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु है कि सेल्फ डिस्टेंस वाला, ठीक है। क्या देखना होता है कि जो वस्तु है हमारा वह नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु है कि सेल्फ डिस्टेंस वाला। नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु कौन होगा, नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु अगर कोई व्यक्ति है ना तो वह आपका नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला व्यक्ति होगा, चाहे मैन रहे वुमेन रहे कुछ भी रहे, अगर कोई भी व्यक्ति है तो वह आपका क्या होगा, वो आपका नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु होगा। अगर कोई खंभा है, जैसे पोल है बोला जाएगा, या बिजली का खंभा है, टेलीग्राफ का खंभा है, यह सब नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु है। कोई पेड़ है, यही तीनों रहता है जनरली, यह सब क्या है आपका, कभी कभी कुत्ता भी दे देता है, तो यह सब आपका नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु है। यानी इसका लंबाई जो है वो हमेशा आपको क्या लेना है, इसका लंबाई आपको हमेशा 0 लेना है, क्योंकि इसका लंबाई कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है यानी 0 डिस्टेंस वाली वस्तु को पार कर रहा है, ठीक है। नेग्लिजिबल डिस्टेंस का यही मतलब होता है, ओके। अगर कोई ट्रेन जो है पेड़ को पार कर रहा है मतलब 0 डिस्टेंस पार कर रहा है। अगर कोई ट्रेन जो है
जीरो डिस्टेंस वाली वस्तु को पार कर रहा है। अगर ट्रेन जो है वह किसी खंभे को पार कर रहा है मतलब जीरो डिस्टेंस वाली वस्तु को पार कर रहा है, क्योंकि यह आपका नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लंबाई होता है ना, चाहे व्यक्ति की बात करे या पेड़ की बात करे या खंभे की बात करे, इन सब का लंबाई ट्रेन के लंबाई के तुलना में, रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में 9 के बराबर होता है। तो जिसकी भी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में 9 के बराबर होगा वह कहलाएगा नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। ठीक है। और इन वस्तु को पार करने के लिए ना ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा यह बताना होता है। तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन का लंबाई जितना होगा ना उतना ही दूरी तय करना होता है। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पे कि ट्रेन का लंबाई t है और इसको किसी व्यक्ति को पार करना है, यानी कि इसे t+0 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अगर किसी ट्रेन का लंबाई x मीटर है और यह किसी खंभे को पार कर रहा है, यानी इसे x+0 मीटर की दूरी तय करना होगा। अगर ट्रेन का लंबाई हम यहाँ पे लेते हैं कि ट्रेन का लंबाई 150 मीटर है और यह किसी जो है खंभे को पार कर रहा है, मतलब कि इसे 150 मीटर की ही दूरी तय करना होगा। तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती। आइए इस बात को प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई ट्रेन है, ठीक है, यह हमारा ट्रेन है कोई, जो कि आपका यहाँ ले लेते हैं कि यह आपका जो है ट्रेन हमारा इस तरीके से है, का लंबाई कुछ ले लेते हैं, ठीक है, लंबाई छोड़ दीजिए, यहीं से सोल्व करिए। इसको ना किसी खंभे को हम या किसी व्यक्ति को पार कराते हैं। यहाँ पे हमारा कोई व्यक्ति इसको पार कर रहा है। पार करने का मतलब है कि ट्रेन बिल्कुल इसके समीप आएगा तभी तो बोलेंगे कि पार करना शुरू किया। अब व्यक्ति यहाँ है, ट्रेन 50 किलोमीटर पीछे है, तो हम थोड़े बोलेंगे कि ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रहा है। व्यक्ति को पार करने का मतलब व्यक्ति के बिल्कुल समीप आए और पार करना शुरू कर देंगे तो हम बोलेंगे कि ट्रेन जो है वो व्यक्ति को पार कर रहा है। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ ऐसे हो। अब पार करने का मतलब क्या है कि यह जो पार्ट है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो आगे वाला पार्ट है ट्रेन का और यह पीछे वाला पार्ट है ना, यहां से गौर से देखिएगा, ये जो है पार्ट यह चलते हुए क्या हो जाए, यह आपका ट्रेन कुछ इस तरीके से हो जाए, ऐसे इस पोजीशन में आ जाए, ठीक है। यानी इसका जो आगे वाला हिस्सा है वह आपका कुछ इस तरीके से आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तब हम बोलेंगे कि ट्रेन। आगे वाला हिस्सा यहाँ आने का मतलब है कि पीछे वाला हिस्सा भी इसको क्रॉस कर जाएगा, तभी तो बोलेंगे ना। ये व्यक्ति है, यहाँ पे था आगे वाला हिस्सा इंजन, तो हम बोले कि ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रहा है। और यह चल के कहाँ तक आ गया, जब यहाँ तक आया, क्योंकि पीछे का हिस्सा भी निकलेगा तभी तो इसको पार करेगा, तो हम लोग बोले कि यह व्यक्ति को पार कर गया। तो कितना दूरी तय करना पड़ा, देखिए यहाँ से आगे वाला हिस्सा यहाँ था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ये आया, इंजन चल के यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, तो हम बोले कि व्यक्ति को पार कर गया। और इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वह किसका है, वह ट्रेन का ही है, ट्रेन का ही लंबाई है। तो इस वजह से हम लोग यह बोल देते हैं कि ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, किसी खंभे को पार कर रहा है, किसी पेड़ को पार कर रहा है, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई इतनी दूरी तय कर रही है। इतनी दूरी तय कर रही है, खुद की लंबाई इतनी दूरी तय कर रही है। पार करने का मतलब है कि आपसे जो है वहां पे डिस्टेंस एक दे दिया जाता है, जो डिस्टेंस आपको पकड़ में लाना होता है कि यह कौन सा डिस्टेंस है। यह ट्रेन की लंबाई, जो डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है वह ट्रेन की लंबाई और वस्तु की लंबाई को जोड़ करके निकालना है कि केवल जो ट्रेन का हमारा लंबाई होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। वह पकड़ में आता है इस चीज से। तो जब भी किसी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को कोई ट्रेन पार करेगा, इसका मतलब है कि वह खुद की लंबाई इतनी दूरी तय करेगा। लेकिन अगर कोई सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु है, ठीक है, सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु किसको बोलते हैं, जिसका लंबाई जो है वह आपका नेग्लिजिबल ना हो, यानी उसके लंबाई को आप सीधे छोड़ नहीं सकते हैं, ज़्यादा लंबाई वाला हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो आपको पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई कई बार ट्रेन की लंबाई से भी बहुत बड़ा होता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या फिर कोई ब्रिज हो, कोई पुल हो, यह सब छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, नेग्लिजिबल नहीं है यह, ठीक है। ब्रिज है या फिर कोई टनल है यानी सुरंग है, इन सब को पार करने का मतलब है कि ट्रेन को सिर्फ जो है अपनी ही लंबाई पार नहीं करना होगा, अपनी लंबाई के साथ साथ इस वस्तु के लंबाई के योग इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। हमें यही तो पता करना होता है कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ट्रेन को अपनी लंबाई साथ में वस्तु की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी। अगर हम आपसे कहे कि ट्रेन का लंबाई x है, प्लेटफॉर्म का लंबाई y है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को x+y मीटर की दूरी तय करनी होगी। अगर हम कहें आपसे कि ट्रेन का लंबाई m है और यहाँ पे जो है किसी पुल का लंबाई n है, इस पुल को पार करने के लिए ट्रेन को m+n मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।
समझ पा रहे हैं? किसी भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई और साथ में उस वस्तु के लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय करनी होती है। जैसे इस बात को भी आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए यह हमारा यहाँ पे जो है कोई प्लेटफॉर्म है और इसका कुछ भी लंबाई हम ले लेते हैं, XYZ कुछ भी आप ले लीजिए। इस प्लेटफॉर्म को यहाँ जो एक ट्रेन है वह पार कर रही है, ठीक है, यह ट्रेन है, इसको पार कर रही है। आप देख सकते हैं इसके आगे वाला हिस्सा भी हमारा यहाँ पे है और यह इसके पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इसको पार करने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, जब इसके समीप आएगा तो बोलेंगे कि पार करना शुरू कर दिया, लेकिन जब इसके पीछे वाला हिस्सा भी इससे निकल जाए, कुछ ऐसा स्थिति बन जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रेन जो है वह क्या है, ट्रेन जो है वह व्यक्ति यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर गया है, पुल को पार कर गया है, ठीक है। यह क्या है आपका, यह आपका प्लेटफॉर्म है। अब पार करने के लिए क्या है, आप देख सकते हैं इंजन को देखिए, यहाँ वाला जो हिस्सा था जब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल समीप था तो बोले पार करना शुरू कर दिया, और यह जब चल के यहाँ तक आया, चूंकि पीछे वाला हिस्सा निकलेगा तो आगे वाला हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा, तब हम लोग बोले कि यह पार कर गया, किसको, प्लेटफॉर्म को। तो कितनी दूरी तय करना पड़ा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, और यह दूरी क्या है, इस दूरी में देखिए प्लेटफॉर्म का लंबाई है और प्लस ट्रेन का लंबाई। तो इसी वजह से हम बोले हैं कि किसी प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है ट्रेन को अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय करनी होती है। और अगर पुल को पार करना है तो ट्रेन को अपनी लंबाई, पुल की लंबाई के योग इतनी दूरी, सुरंग को पार करना है मतलब ट्रेन को अपनी लंबाई और सुरंग के लंबाई के योग इतनी दूरी तय करनी होगी। लेकिन व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी, खंभे को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी। तो जो भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है उसको पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। अब देखिए पहला सवाल, देखिए यहाँ इस टाइप का बोला है 1386 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी का लंबाई आपका दे दिया, स्पीड भी दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 564 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय। अब आप बताओ कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 1386 मीटर हो गया ट्रेन का लंबाई और 564 मीटर हो गया आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई, दोनों के योग इतनी दूरी, यानी कुल मिलाकर के इतना दूरी ट्रेन को तय करना पड़ेगा, ट्रेन को अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब इतनी दूरी से तय करना है और ट्रेन का स्पीड कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यह जो है आपका मीटर है, यहाँ भी मीटर है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो आप क्या करिए, स्पीड में 5/18 से गुना कर दीजिए ताकि यह भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। यह मीटर में है तो इसके साथ जो चाल रहेगा वो मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था तो 5/18 से गुना कर दिए ताकि जो वैल्यू आए वो मीटर पर सेकेंड में, मीटर से मीटर कटे, सेकेंड के फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। समझ पा रहे हैं? चलिए अब सोल्व करिए। देखिए यहाँ पे 18 से तो 18 गया, ऊपर वाले वैल्यू को जोड़िए कितना हो जाएगा। 6 4 10 0 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 5 हासिल 1, फिर से 13 5 18 और 1 19, 1950, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका 5, 1950/5 करिए, 5 3 15, यहाँ पे बचेगा 4, 45, 5 9 45, यानी कि 390 सेकेंड। आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। कुल कितना दूरी से तय करना पड़ रहा है, 1386 प्लस 564 यानी कि 1950, कुल इतना दूरी तय करना पड़ रहा है। और समय क्या लगा इसको, समय लग इतना दूरी, और स्पीड क्या है, स्पीड तो ट्रेन का ही होगा ना, प्लेटफॉर्म का तो स्पीड होगा नहीं। इस दूरी को 18 के चाल से अगला क्वेश्चन देखिए। 793 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यह रेलगाड़ी का चाल है, यह रेलगाड़ी का लंबाई है। 782 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय। प्लेटफॉर्म को पार करना है यानी कि ट्रेन को अपनी लंबाई, तो अपनी लंबाई क्या है 793, और प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या है 782। तो आप बताओ कि कुल इतना दूरी तय करना होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे कि होगा। इस दूरी को तय करना है, स्पीड क्या है ट्रेन का 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह मीटर में है, इसमें तो गुना करना पड़ेगा, हो जाएगा। बोला है पूरी तरह से पार करने में कितना समय, तो हम यही तो देखेंगे ना कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को दूरी कितना तय करना पड़ेगा। तो अपनी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कुल मिलाकर के इतना दूरी तय करना पड़ेगा। चाल क्या है, यही चाल है, दूरी।
बट्टा चाल 5/18 से गुना क्यों किए? यहाँ पे दूरी मीटर के रूप में है, चाल आपका किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से गुना करेंगे तभी तो यूनिट मैच करेगा ना। सोल्व करिए इसको, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगा आपका। 18 से काटेंगे तो 18×5 = 90 यह हो जाएगा। ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, देखिए क्या होगा। 3 और 2 5, आगे देखिए 9 8 17 7 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15, 1575। और नीचे में आपका 5 × 5 25, 25 से भाग करिए, 25 छके 150 होता है, यहाँ 7 बचेगा, 25 दिया 75, 63 सेकेंड आपके क्वेश्चन का आंसर यानी कि विकल्प सी हो जाएगा। है? आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में बोला, यदि x मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 41 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलते हुए एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 34 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। यदि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 301 मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x क्या है? x ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई x मीटर है और यह पार किसको किया है? प्लेटफॉर्म को, यानी x + 301। प्लेटफॉर्म की लंबाई 301 है, यानी कुल मिलाकर के x + 301 मीटर की दूरी इसको तय करना पड़ेगा ट्रेन को। ट्रेन की खुद की लंबाई x, जिसको पार करना है उस वस्तु की लंबाई है आपका 301, यानी कुल कितना दूरी? x + 301 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। ट्रेन का चाल क्या है? ट्रेन का चाल है 41 मीटर पर सेकेंड, यानी दूरी बट्टा चाल समय निकलेगा। और यह जो चाल है इस बार मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, तो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, तो दूरी बट्टा चाल यही समय लगेगा। जबकि क्वेश्चन में समय दिया है कितना लगता है? 34 सेकेंड का, तो बराबर हम लिखे यहाँ पे 34। सोल्व करिए। सोल्व अगर करते हैं तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर x का वैल्यू 1093 आ जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर, विकल्प यहाँ पे टी हो जाएगा। देखिएगा कैसे, आप इसका इससे गुना करोगे, 301 को घटाओगे ना, तो इकाई अंक हम निकाल लेते हैं। तो 1 में 4 से गुना करेंगे 4, और 4 में से 1 घटेगा 3, यानी हमारा आंसर कौन होगा? जिसका इकाई अंक 1 होगा। पूरा कैलकुलेशन में जाने का, फंसने का आपको जरूरत नहीं है भाई। इसमें इससे गुना करोगे, इकाई अंक बताओ ना क्या होगा? 4 ही तो होगा, और फिर यहाँ इकाई अंक 1 है, यही तो घटेगा, तो 4 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? 3 ही तो आएगा। तो आंसर हमारा 1093 हो जाएगा। आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में, यहाँ देखिए 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से तिगुना, अपनी लंबाई से तिगुना लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम लेते हैं एक x और अपनी लंबाई से तिगुना यानी कि 3x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 3x कितना? 4x, यानी कि 4 गुना हो गया। तो यहां बोला गया है कि 140 मीटर लंबी ट्रेन है और यह पार करता है अपने से तिगुना बड़े प्लेटफॉर्म को, यानी गुना 4 कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ट्रेन का भी लंबाई हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का भी लंबाई हो जाएगा, होगा। अरे आप ऐसे लिखोगे ना, ट्रेन का लंबाई 140, प्लेटफॉर्म का लंबाई अपनी लंबाई के तिगुना के बराबर प्लेटफॉर्म का लंबाई है, यही होगा ना। इसी को आप जोड़ोगे ना तो 14 × 42, 420 + 140 कितना हो जाएगा आपका? 560। यह भी तो 560 आ रहा है, यह तो ज़्यादा शॉर्ट हो गया, तो ऐसे कर लीजिए। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने लंबाई से तिगुना, यानी 140 × 3, एक 140 है, फिर 140 उसमें जोड़ना 140 का तिगुना, यानी 140 × 4 जुड़ के हो जाएगा। तो कुल इतना दूरी यह तय कर रहा है, और कुल इतना दूरी तय करने में समय क्या लग रहा है? 56 सेकेंड। तो दूरी बटा समय चाल, दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में आएगा चाल, हम इसमें गुना करेंगे 18/5 से, क्योंकि यहाँ जो हमारा चाल आएगा ना वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। यह मीटर में या सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड। पूछ दिया क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी का चाल किलोमीटर पर घंटा में बताइए, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर लेंगे। यहाँ देखिए कटेगा, 14 चौके 56 कट जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 10, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 18 दूना 36। आंसर आपके क्वेश्चन का यही हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प ए। हमने आपसे कहा है कि बार बार यूनिट मत लिखिए, चीज़ों को समझिए अच्छे से, क्या यूनिट होगा वो अंडरस्टूड होना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, 822 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इसका स्पीड है 67 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 133 सेकंड लगता है तो सुरंग का लंबाई बताइए। सुरंग को पार करने में 133 सेकंड लग रहा है, तो सुरंग का लंबाई बताइए। ट्रेन का लंबाई कितना है? आप बोलोगे कि सर ट्रेन का लंबाई है 822 मीटर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी, दो तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का।
ट्रेन का स्पीड क्या है? आप बोलोगे कि सर ट्रेन का स्पीड है 67 मीटर पर सेकेंड, यह चाल हो गया। और इस चाल से 133 सेकेंड में, तो चाल गुना समय क्या हो जाएगा? दूरी। दूरी तय करता है। और दूरी कितना तय करता है? तो सुरंग को पार किया है यानी कि ट्रेन अपना लंबाई यानी कि 822 और प्लस सुरंग सुरंग का लंबाई यानी कि x मीटर, इतना दूरी तय करेगा। करेगा ना? बोला है 822 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इस चाल से चल रही है यदि इसे एक सुरंग को पार करने में इतना समय, यानी इस चाल से इतने समय में जो दूरी तय करेगा उस दूरी में ट्रेन का अपना भी लंबाई होगा प्लस सुरंग का भी लंबाई होगा। अब यहाँ भी सोल्व करेंगे तो देखिए हम इकाई अंक निकालेंगे। इकाई अंक निकालिए, देखिए 7 या 21 1, और इधर से 2 1 में से घटेगा तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, तो हमारा आंसर कौन होगा जिसका इकाई अंक 9 होगा? और इकाई अंक 9 वाला ऑप्शन कौन सा है? एकमात्र, तो विकल्प सी आंसर 80 100 89। पूरे कैलकुलेशन में आपको यहाँ नहीं जाना है। 67 मीटर पर सेकेंड के चाल से सुरंग को पार करने में 133 सेकेंड लगा है ना, तो चाल गुना समय यही दूरी तय होगा। और यह दूरी क्या है? ट्रेन का लंबाई है, सुरंग का लंबाई, दोनों का योग होगा। सुरंग का पूछा है, निकाल लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आप बताइए, ट्रेन की गति बताइए। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो आप बताइए कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? भाई व्यक्ति तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहे या कहीं ट्रैक पे खड़ा रहे, कहीं भी खड़ा रहे, उसको पार करने का मतलब है ट्रेन को खुद की लंबाई इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ट्रेन 150 मीटर का है, व्यक्ति को पार करना है, व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना है, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करना है, तो 150 यहाँ पे 150 मीटर का ही समय लगेगा। चलिए, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है, व्यक्ति को पार करना है मतलब कि 150 मीटर की ही दूरी तय करना पड़ेगा। और कितना समय लेता है? 15 सेकेंड। तो दूरी बट्टा समय, इससे क्या निकल जाएगा? चाल। और यह चाल मीटर पर सेकेंड में निकलेगा क्योंकि यह मीटर में है, यह सेकेंड में है। किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो हम क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 15 पंचे 75 का डबल होता है 150, 18 गुना 2 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर, यही आपका स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट में है, ये देखिए क्या है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकेंड में, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए क्या होगा? गौर से समझिएगा। बिजली के खंभे को 8 सेकेंड में, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को 8 सेकेंड में पार करता है। खंभा को पार करने का मतलब क्या है? खंभा को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती। तो खंभा को पार किया 8 सेकेंड में, यानी खुद की लंबाई इतनी दूरी 20 सेकेंड में, 8 सेकेंड में। और प्लेटफॉर्म को पार किया 20 सेकेंड में, यानी कि खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी दूरी 20 सेकेंड में। तो आप बताइए कि केवल प्लेटफॉर्म इतनी दूरी ट्रेन कितने समय में तय कर लेगा? 12 सेकेंड में। यानी इस ट्रेन के द्वारा 12 सेकेंड में जो तय दूरी होगा वही क्या होगा? वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। तो ट्रेन का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुना करेंगे, 90 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड, यह ट्रेन का चाल हो गया। और इस चाल से इसके द्वारा 12 सेकेंड में जो तय दूरी होगा वही प्लेटफॉर्म का क्या होगा? लंबाई होगा। काटिए, 18 पंचे 90, पंचे 25 गुने 12 यानी कि 300 मीटर आपके क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। होगा ना? ट्रेन का स्पीड है 90, बिजली के खंभे को 8 सेकेंड में, तो बिजली के खंभा मतलब ट्रेन खुद की लंबाई इतनी दूरी 8 सेकेंड में। खंभा तो नेग्लिजिबल है, मतलब खुद की लंबाई इतनी दूरी 8 सेकंड में तय किया होगा। और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी 20 सेकंड। तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 सेकंड में, खुद की लंबाई 8 सेकंड में, यानी केवल प्लेटफॉर्म इतनी दूरी 12 सेकंड में। 12 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वही प्लेटफॉर्म का लंबाई हो जाएगा। स्पीड क्या है? इतना 5/18 से गुना किए, चूंकि
टाइम आपका यहाँ पे जो है सेकेंड के रूप में था, तो 5/18 से मीटर पर सेकेंड में इस चाल से 12 सेकेंड में इसके द्वारा जो दूरी तय होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका ट्रेन प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। आगे चलिए, को इस बात को प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं। 20 सेकेंड में पार करता है बोला है प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब यह, अगर प्लेटफॉर्म है इसको पार किया है मतलब इस सिचुएशन में आपका ट्रेन पहुंचा होगा यहाँ तक, और यहाँ तक पहुंचने में इसको 20 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 20 सेकेंड का समय लगा। क्वेश्चन में बोला था कि खंभे को 8 सेकेंड में, खंभे को 8 सेकेंड में मतलब ट्रेन अपनी दूरी 8 सेकेंड में, तो केवल प्लेटफॉर्म इतनी दूरी कितना समय में तय करता होगा, 12 सेकेंड में। तो 12 सेकेंड में इसके द्वारा जो तय दूरी होगा वही तो आपका होगा ना प्लेटफॉर्म की लंबाई। आगे देखिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 15 सेकेंड में किसको पार किया है, पुल को पार किया है 15 सेकेंड में, ठीक है भाई, और आदमी को पार किया है 9 सेकेंड में। तो आदमी को पार किया है 9 सेकेंड में, ट्रेन का लंबा 150 मीटर, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को, अच्छा चलिए पुल, केवल पुल इतनी दूरी कितने समय में तय किया होगा, या 6 सेकेंड में। तो दूरी बट्टा यहाँ पे समय, चाल निकल गया, और इसी चाल से जो है पूछा है रेलगाड़ी का लंबाई बताइए, यानी 9 सेकेंड में जो तय दूरी होगा वही तो रेलगाड़ी का लंबाई होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो इजी ही है। 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में, यानी 15 सेकेंड में किसको पार किया, पुल को। तो पुल को पार करने का मतलब है कि यह ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी 15 सेकेंड में। फिर बोला उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में, खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में, यानी कि 9 सेकेंड में ट्रेन खुद की लंबाई इतनी दूरी तय किया है। तो पुल की लंबाई इतनी दूरी कितने समय में तय करेगा, 6 सेकेंड में तय करेगा ना। तो यही बोला है कि पुल का लंबाई इतना है, इस दूरी को 6 सेकेंड में ट्रेन तय करता है, तो दूरी बट्टा समय चाल निकलेगा, और इसी चाल से पूछा था क्वेश्चन में कि ट्रेन का लंबाई बताइए, तो 9 सेकेंड में जो यह दूरी तय करेगा वही तो ट्रेन का लंबाई होगा। 9 से गुणा कर लीजिए, इससे काटिएगा 25, 25 नमा 225 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 225 मीटर क्या होगा, 225 मीटर आपका हो जाएगा रेलगाड़ी का लंबाई, ठीक है। रेलगाड़ी का आपका यहाँ लंबाई कितना हो जाएगा, 225 मीटर। चलिए आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका अलग कॉन्सेप्ट पे है, तो आइए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है 457 मीटर और 113 मीटर लंबी दो ट्रेन ए और बी क्रमशः 18 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो ट्रेन है, दोनों का लंबाई दे रखा है, दोनों का स्पीड दे रखा है, यानी दो वस्तु है, दोनों गतिशील है। हमें यह बताना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे जो है जब भी दो वस्तु हो दोनों गतिशील हो, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था, ट्रेन पार कर रहा था प्लेटफॉर्म को, ट्रेन पार कर रहा था किसको, पेड़ को, खंभा को। तो इन सब को पार करने का मतलब है कि इसमें ट्रेन गतिशील है, व्यक्ति तो आपका स्थिर है, प्लेटफॉर्म तो आपका स्थिर है। लेकिन अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे, या एक ट्रेन है और एक व्यक्ति दौड़ रहा है, इस तरीके का अगर केस बने, दो सिस्टम एक दूसरे को पार कर रहा हो, तो वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, और वह फॉर्मूला है हमारा क्रॉसिंग टाइम का। यानी यहाँ फॉर्मूला क्या काम करता है, क्रॉसिंग टाइम। और क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, क्रॉसिंग टाइम होता है आपका, क्रॉसिंग टाइम का हिंदी होता है पार करने में लगा समय। यह कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं रिलेटिव डिस्टेंस, ऐसे लिखा जाता है, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। यह क्या होता है, पार करने में लगा समय। अब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। अगर मान लेते हैं कि दो ट्रेन है, ठीक है, तो दोनों ट्रेन का एक का लंबाई अगर d1 है, डी से डिस्टेंस दर्शाते हैं तो d1, और दूसरा का लंबाई अगर d2 है, तो दोनों अगर एक दूसरे को पार करेगा तो कितना लंबाई इसको तय करना पड़ेगा, दोनों के लंबाई के योग इतनी दूरी, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, दोनों के लंबाई के योग इतनी दूरी। जब भी कोई दो ट्रेन, चाहे वह एक समान दिशा में रहे, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन हमारा यह वाला हो गया, ठीक है, एक यह ट्रेन है
और दूसरा ट्रेन हमारा यहाँ पे ऐसे है, और इसे एक दूसरे को पार करानी है। तो कैसे एक दूसरे को पार करेगा, और पार करने के लिए कितना दूरी इसको तय करना पड़ेगा? तो हम किसी एक को स्थिर छोड़ देते हैं, ठीक है, इस वाले ट्रेन को हम स्थिर छोड़ देते हैं और इसको मूव कराते हैं। तो ये अब यहाँ से मूव करते हुए इस तरफ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा ना, तो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आ जाएगा, अगला पार्ट इसका यहाँ आएगा, तो बोलेंगे कि एक दूसरे को पार कर गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आया, तो बोले कि एक दूसरे को पार किया। तो दूरी कितना तय करना पड़ा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? दोनों ट्रेन की लंबाई इतनी दूरी। अगर सेम डायरेक्शन में आप लेके चलते हैं तो भी सेम डायरेक्शन में, मतलब एक आगे है, दूसरा ट्रेन आपका यहाँ पे पीछे है, अब इसको पार करना है। तो अभी तो सिचुएशन यह है कि एक दूसरे को पार करने वाला है, ठीक है। अब यही चीज जो है वो चल के यहाँ तक आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ट्रेन जो है वह क्या है, दूसरे ट्रेन को पार कर गया। तो यहाँ से चल के यहाँ तक आया तो पार किया। तो कितनी दूरी तय करना पड़ा? दोनों के लंबाई के योग इतनी दूरी। तो दोनों के लंबाई के बराबर जो एक लंबाई लेते हैं वही हमारा कहलाता है रिलेटिव डिस्टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्ष दूरी। दोनों के दूरी के बदले में जो एक दूरी लिखेंगे ना, वही क्या कहलाएगा? दोनों के लंबाई के बदले में जो एक लंबाई लिखेंगे वही हमारा क्या कहलाता है? रिलेटिव डिस्टेंस कहलाता है। रिलेटिव डिस्टेंस कहने कुछ नहीं होता है, दोनों ट्रेन के लंबाई का योग ही हमारा क्या कहलाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन का लंबाई 300 मीटर है, दूसरे का लंबाई 200 मीटर है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? दोनों के लंबाई का योग हम लिखेंगे ऊपर 300 प्लस 200, सापेक्ष दूरी हो गया। अब नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग? सापेक्ष चाल लिखते हैं। भी से वेलोसिटी यानी कि चाल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि चाल जो है, अगर मान लीजिए पहला का चाल v1 है, दूसरा का चाल v2 है, तो या तो हम v1 प्लस v2 कर देंगे, या फिर यहाँ पे हम कर देंगे दोनों के चाल का अंतर। v1 माइनस v2 लिख रहे हैं, लेकिन जो बड़का होगा उसमें से छोटका घटाइए। यानी रिलेटिव डिस्टेंस तो हमेशा दोनों ट्रेन के लंबाई को जोड़ के लिखेंगे। वेलोसिटी में चाल लिखना है तो चाल क्या करना है? दोनों के चाल को या तो जोड़ के लिखना है या घटा करके, दोनों केस बन सकता है। जोड़ेंगे कब? याद करिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रहा होगा, यानी विपरीत दिशा में चल रहा होगा, तो हम चाल को जोड़ेंगे। और घटाएंगे कब? जब आपका सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन के केस में हम लोग चाल को घटा लेते हैं। पीछे देखे थे ना, अपोजिट में चाल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, और सेम में चाल क्या होता है? घट जाता है। तो बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, और इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्रॉसिंग टाइम यानी कि पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यह तो आपका जनरली मीटर के रूप में देगा, या अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो फटाफट से आप 5/18 से गुना कर लीजिएगा। अगर यह भी आपका मीटर पर सेकंड में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, समय आपका सेकंड के रूप में जनरल रहता ही है। तो पार करने में लगा समय, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। याद रखिएगा, रिलेटिव डिस्टेंस मतलब सापेक्ष दूरी, दोनों ट्रेन के लंबाई के बदले में जो एक लंबाई होगा वह कहलाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की चाल के बदले में जो एक चाल होगा वह कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। या तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ेंगे कब? विपरीत दिशा रहने पर। घटाएंगे कब? समान दिशा में। दोनों अगर ट्रेन समान दिशा में चल रहा है तो घटा लेंगे, विपरीत दिशा में है तो जोड़ लेंगे। चलिए देखिए, बोला है यहाँ पे कि 457 मीटर और 113 मीटर लंबी दो ट्रेन ए और बी 18 और 20 के चाल से समानांतर पटरियों पर चल रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे एक ट्रेन का लंबाई सर 457 मीटर है, दूसरे का लंबाई 113 मीटर है। अगर एक दूसरे को पार कर रहा है मतलब कुल इतनी दूरी यह तय कर रहा होगा। रिलेटिव डिस्टेंस यही हो गया, जो दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। एक ट्रेन का लंबाई इतना है, दूसरा का लंबाई इतना है। आगे देखिए, बोला है एक का स्पीड 18, दूसरा का स्पीड 20 है। बोला है समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? अच्छा देखिए, इसमें ऐसा बोला है क्या? दिशा दिया है। जब तक दिशा तय नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे चाल को नहीं लिख सकते कि चाल को जोड़े कि घटाए। तो बोला है कि एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर आने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे होगा तभी तो एक दूसरे की ओर आएगा ना, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। ऐसे अगर दोनों चलेगा इसका मतलब कि सेम डायरेक्शन है। एक दूसरे की ओर आ रही है मतलब विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में चाल को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 18 प्लस कितना? 20। तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 20, और यह किस फॉर्म में? यह आपका मीटर पर सेकंड में है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सोल्व करिए। ऊपर में क्या लिखे हैं? ऊपर में लिखे हैं आप यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम निकाल रहे हैं, पार करने में लगा समय, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी। जोड़िए 400 और 100 500,
57 में 3 जोड़ेंगे 60 और 10 70, यानी कि ये ऊपर में हो गया आपका 570 और नीचे में वैल्यू कितना हो गया आपका 38। काटेंगे 19 दूना 38, 19 तिया 57 और 2 से काटेंगे तो यह 15 हो जाएगा, यानी कि 15 सेकेंड आपके क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी। विकल्प डी यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। यूनिट का बस ध्यान रखिएगा, देखिए मीटर में है, मीटर पर सेकेंड में है, आंसर पूछा है सेकेंड के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलिए, यहाँ देखिए दो ट्रेन का लंबाई दिया है 297 और 243। आप बताइए रिलेटिव डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 297 पहले ट्रेन का लंबाई, 243 दूसरे ट्रेन का लंबाई, कुल लंबाई कितना हो जाएगा, दोनों का योग। ऊपर में तो कुछ सोचना ही नहीं रिलेटिव डिस्टेंस में। विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। पहली ट्रेन का चाल है 42, दूसरा का है 66। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 66 और प्लस क्या होगा, 66 प्लस 42 होगा। और चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा ताकि यह मीटर पर सेकेंड में बदल जाए। ऊपर में मीटर के रूप में है ना, तो इसको भी तो आपको बदलना पड़ेगा। दोनों ट्रेन के चाल को हम क्या किए हैं, जोड़े हैं। जोड़े हैं क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में है। देखिए बोला है ना, दोनों ट्रेन विपरीत दिशाओं में है, तो विपरीत दिशाओं में रहने पे चाल को जोड़ लेते हैं। सोल्व करिए, ऊपर देखिए वैल्यू क्या होगा। 297 में 3 जोड़ेंगे 300 और 240 क्या हो जाएगा ऊपर में 540। ऊपर में वैल्यू आपका 540 हो गया। नीचे 66 प्लस 42 60 प्लस 40 100, 6 2 8 108, यह हो जाएगा 108 गुने 5 और नीचे में कितना 18। सोल्व करिए इसको, अगर आप इसको काटते हैं 18 से, 18 छके 108 हो जाएगा। 6 पंचे 30 से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यह हो जाएगा आपका 18, यानी 18 सेकेंड आपके क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए। कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, पार करने में लगा समय रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में बोला है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 968 मीटर है, वे एक दूसरे को 22 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। दो रेलगाड़ी समान चाल से, देखिए दोनों का स्पीड, दो रेलगाड़ी है दोनों का स्पीड बराबर है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई 968 मीटर है, प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई 968 मीटर है, तो इसका मतलब है कि कुल लंबाई 2 गुना 968 होगा, कुल दूरी तो यही हो जाएगा। दोनों रेलगाड़ी का लंबाई 968 है, यानी कि 968 प्लस 968, इसका मतलब 2 गुना 968, तो रिलेटिव डिस्टेंस इतना हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, बोला है कि समान चाल से विपरीत दिशा में, तो दोनों का चाल x और x मानेंगे तो 40 का क्या हो जाएगा 2x। पहला का भी चाल x, दूसरा का भी चाल x, क्योंकि दोनों का चाल समान है और बोला है विपरीत दिशा में है तो चाल ऐड होगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, और इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है क्रॉसिंग टाइम, पार करने में लगा समय, और दिया कितना है क्वेश्चन में 22। सोल्व कर लीजिए, बराबर में 22 लिखे हम लोग, कटेगा जो वैल्यू उसको काटिए। 2 से तो आपका 2 कटेगा, 22 से अगर हम इसको काटेंगे तो 22 चौके कितना होता है 88, और फिर 22 चौके 88, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर इधर क्या हो जाएगा 44। x क्या माने थे, x माने थे प्रत्येक रेलगाड़ी का चाल, प्रत्येक रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा 44 मीटर पर सेकेंड, 44 मीटर पर सेकेंड। देखो सभी वैल्यू देखो, या सेकेंड में है या मीटर में है, तो जो स्पीड आएगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा गया होता तो हम 18/5 से गुना करते, लेकिन नहीं पूछा गया है तो हमारा आंसर यही हो जाए। आइए अगले क्वेश्चन में आइए, बोला 163 मीटर और 117 मीटर लंबी दो ट्रेन 93 और 33 के चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करेगी। अब यहाँ सवाल देखिए क्या है, बोला है तेज चलने वाली ट्रेन जो है धीमे चलने वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, यही है ना। यह आपका धीमा चलने वाला ट्रेन है और इसके पीछे तेज चलने वाला ट्रेन है, बोला कितने समय में पार करेगी, तो डायरेक्शन सेम है। बोले ए बी को कितने समय में पार करेगी, यानी डायरेक्शन सेम। बोले एक दूसरे को, तो एक दूसरे को पार करने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। यहाँ क्या है, दिशा समान है।
पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस। तो दोनों ट्रेन का लंबाई बताइए कितना कितना है। एक का लंबाई है 163 मीटर, दूसरा का लंबाई है 117 मीटर। रिलेटिव डिस्टेंस तो यही हो जाएगा बटा रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ के कि घटा करके, घटाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 93 एक का स्पीड है, दूसरा का 33 है। 93 में से 33 घटाइए कितना हो जाएगा 60, और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो 5/18 से इसमें गुना होगा ताकि यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। देखिए ऊपर क्या वैल्यू है, अगर हम ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो क्या यह आपका यहाँ पे 17 जोड़ेंगे तो 70 और 10 80, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 280 ऊपर में हो गया। और नीचे में हमारे पास क्या है, अगर हम इसको काट लेते हैं तो चलिए यहाँ पे काट लेते हैं। 60 गुने क्या है, 60 गुने 5, और नीचे वाला 18 तो ऊपर चला जाएगा ना, बट्टा के नीचे बट्टा में 18 ऊपर लेके लिख दिए। इसको सोल्व करिए, 0 से आपका 0 कटेगा, और कोई वैल्यू कट रहा है क्या, और कोई वैल्यू नहीं कट रहा है तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, और 3 से काटिए 3 छके 18, 28 गुने यहाँ पे 6 करेंगे तो 8 छके 48, 8 10 से भाग करना है तो एक अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पे 8 छके 48, 8 हासिल 4, 6 दूना 12 4, 16, 16.8, 16.8 सेकेंड आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे देख के भी पता लग रहा था कि पॉइंट तो बनेगा ही, और पॉइंट वाला एकमात्र ऑप्शन है, पॉइंट बनेगा ही, पूरा पूरा नहीं कट रहा था तो, और पॉइंट वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर। पीछे वाले क्वेश्चन से यह अलग क्या था, बोला है तेज चलने वाले ट्रेन धीमे चलने वाले ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। यानी मामला इस बार जो है वो आपका सेम डायरेक्शन का था, और सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, चाल आपका घटेगा। आगे चलिए, बोला है दो ट्रेन जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 230 मीटर है, तो आप बताइए कि दोनों के लंबाई का कुल योग क्या हो जाएगा, 2 गुना 230 होगा। 230 मीटर का दोनों है, कुल लंबाई तो यही होगा। एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन है, समांतर चल रहा है। तीव्रगामी ट्रेन की चाल 102, मंदगामी का चाल 66। 102 में से 66 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 36 होगा क्या, 36, या आपका 66 6 72 और 30, हाँ 36 हो जाएगा। 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसमें 5/18 से गुना करेंगे हम लोग, करेंगे ना। 102 किलोमीटर प्रति घंटा तेज वाला का, 66 धीमे वाले का, दोनों की स्पीड का अंतर क्या हो जाएगा 36, 5/18 करेंगे। अब बोला है तीव्रगामी ट्रेन द्वारा मंदगामी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, यही समय लगेगा। सोल्व कर लीजिए इसको, सोल्व अगर आप करते हैं तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 से 0 कैंसिल, 23 गुना 2 कितना आंसर 46, 46 सेकेंड आपके क्वेश्चन का आंसर यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बोला है राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन क्रमशः 101 और 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, उनकी लंबाई समान है। यदि राजधानी एक्सप्रेस 66 सेकंड में गरीब को पार कर दे, ठीक सेम डायरेक्शन है, पार करने में कितना समय लग रहा है, पार करने में समय लग रहा है 66 सेकंड, तो पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बताइए। बोला है इस क्वेश्चन में समान लंबाई का है, तो दोनों का लंबाई x x मानेंगे तो 2x हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन है तो चाल घटाइए, 101 में से 65 घटाइए कितना हो जाएगा 36, 36 ही होगा ना, 65 और 6 71, हाँ 36 हो जाएगा। यह किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुना कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। बोला है राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन 101 और 65 के चाल से एक ही दिशा में चल रहा है, तो चाल घटा करके लिखेंगे, सेम डायरेक्शन है तो 36 होगा, किलोमीटर पर आवर में तो 5/18 से गुना, दोनों का ट्रेन का लंबाई समान है तो x तो 2x हो जाएगा। पार करने में कितना समय लगेगा यह बताना है हमें। सोल्व करिए, 18 दूना यह हो गया आपका 36, ठीक है, 2 से 2 भी ऐसा करते हैं, 18 दूना 36, 2 से काटेंगे यह आपका 33 हो जाएगा। गुना करना आसान है, 5 दूना 10 से 33 में गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर 1 0 यानी 330, यही वैल्यू किसका होगा x का। x क्या माने थे, प्रत्येक ट्रेन का लंबाई, राजधानी का लंबाई पूछेगा तो भी 330 होगा, और हमसे यहाँ पे गरीब रथ का पूछेगा तो भी 330 होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन का लंबाई क्या है, उनकी लंबाई बोला था क्वेश्चन में कि समान है, समान लंबाई है, दोनों ट्रेन का लंबाई आपका यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी पूछ देता है, आगे हम लोग अगले दिन इस टाइप के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कि एक ट्रेन का लंबाई तो आपको दे देगा कि भाई एक ट्रेन का लंबाई 300 मीटर है, और बोलेगा कि यह किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति का लंबाई क्या हो जाएगा 0। अब आगे
ट्रेन का स्पीड आपका मान लीजिए कि दे दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति का स्पीड आपका दे दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम क्या करेंगे, 180 प्लस यहाँ पे 20 इस तरीके से लिखेंगे, यानी क्वेश्चन सोल्व वैसे ही होगा। दो वस्तु है, दोनों गतिशील है, तो क्वेश्चन आपका वैसे ही सोल्व होगा। बस ध्यान यह रखना है कि अगर व्यक्ति दे दिया है तो व्यक्ति का लंबाई हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस में केवल ट्रेन का डिस्टेंस दिखेगा, बाकी जैसे आप क्वेश्चन को, दोनों गतिशील है तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे विपरीत दिशा रहने पर, घटाएंगे सेम डायरेक्शन रहने पर। कई बार सवाल में ऐसे बोलेगा कि तेज गति वाली ट्रेन जो है वह धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे यात्री को, तो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे यात्री को पार कर रहा है, मतलब तेज गति वाली ट्रेन का लंबाई रखेंगे और धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे यात्री को पार कर रहा है, यानी कि उसका लंबाई, यात्री है ना तो यात्री का लंबाई 0 हो जाएगा। यानी सिर्फ रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा हमारा सिर्फ तेज गति वाली ट्रेन का लंबाई होगा, बाकी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ट्रेन के लंबाई को, दोनों ट्रेन के चाल को जोड़ेंगे विपरीत दिशा रहने पर, घटाएंगे सेम डायरेक्शन रहने पर। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप ट्रेन में बिठा देते हैं तो उसका गति तो वही होगा जो ट्रेन का स्पीड होगा, बस भाषा में क्या चेंज करता है कि तेज गति वाली ट्रेन जो है वह धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे यात्री को पार कर रहा है। तो यात्री को पार कर रहा है तो सिर्फ रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा वह यात्री वाला 0 हो जाएगा, और पहला ट्रेन का जो भी लंबाई होगा, जो पार कर रही होगी उसका जो भी लंबाई होगा, उसका योग आपका रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी तो आपका जैसे निकाल रहे थे बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम लोग देखे हैं। फिर जब अगले दिन मुलाकात होगी तो टाइम एंड डिस्टेंस के बाकी टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा। साथ ही साथ क्लास के जस्ट बगल में जो आपको पीडीएफ मिलता है उन पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करते रहिएगा। सारे लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है जो अभी पैटर्न चल रहा है, जिस तरीके के क्वेश्चन, खासतौर से जो सवाल आपका यहाँ पे था वो 25 और 26 में जो पेपर आपका हुआ है रेलवे का अलग अलग एग्जामों का, उसके क्वेश्चंस को उठाया गया है। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर से अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।